जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल हमने शव को दफनाना चाहिए या जलाना चाहिए, इसके बारे में बातचीत की, भारतीय संस्कृति की बातचीत की। कल हमने सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातचीत की। छत्रपति शिवाजी महाराज का परसों भी हमने बातचीत की थी, टुकड़ों टुकड़ों में हम बातचीत कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इतना विशाल है, उनका चरित्र इतना विशाल है, उनकी मैनेजमेंट, उनकी माइक्रो प्लानिंग, उनकी लीडरशिप, उनके अंदर जो काम करने की योग्यता, उनका प्रशासन, उनकी दक्षता, सब ऐसी चीजें हैं जो एक एक बच्चा बहुत सीख सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जितना बताया जाए, जितना पढ़ाया जाए उतना कम है। दुख की बात यह है कि इतिहास की अपनी सारी पुस्तकों में हमें यह पढ़ाया गया कि औरंगजेब का बाप कौन था, औरंगजेब का दादा कौन था, शाहजहां का बाप कौन था, जहांगीर का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, बाबर का बाप कौन था, हुमायूं का बाप कौन था, वो किस सन में आए, किस सन में वो गए। ऐसे रटाया जाता है कि जैसे वो हमारे भारत के भाग्य विधाता हों। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात आती है तो पूरी एनसीईआरटी की बुक में केवल 4 लाइनों में छत्रपति शिवाजी महाराज को समेट दिया जाता है। महाराणा प्रताप को केवल 2 पंक्तियों में समेट दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और चरित्र को, जिस इतिहास को यदि भारत पढ़ लेगा तो भारत किसी का गुलाम नहीं बन सकता। आज आप देखते हैं कि चाइना आंखें दिखा रहा है, ये सारी चीजें चाइना की क्रिएट की हुई है। चाइना के बारे में फिर हम बात करेंगे अगले सेशन में। कल वाला विषय चाइना के ऊपर रहेगा। मैंने 15 दिन पहले चाइना के ऊपर, जब ये लॉकडाउन पहला हुआ, उस समय मैंने कुछ चीजें रखी थी और वो वीडियो 2.5 लाख लोगों ने देखा और उस समय किसी भी मेन मीडिया हाउस ने वो चीजें नहीं उठाई थी। आज हर चैनल के ऊपर, रिपब्लिक हो, टीवी 9 हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, जी न्यूज हो, सबने वो चीजें उठाई हैं कि ये जो बायोलॉजिकल वेपन है ये चीन का षड्यंत्र है। तो आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातचीत करेंगे। चाइना के विषय में, बायोलॉजिकल वेपन के विषय में मैं आज बातचीत नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप रोज टीवी के ऊपर वो चीजें देख रहे हो और टीवी के ऊपर जो चीजें आप देख रहे हो उसको रिपीट मैं करूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो आपका समय नष्ट होगा। वो चीजें टीवी के ऊपर आपको मिल रही हैं, तो वो जो चीजें सुनी सुनाई हैं उनकी बात करने का कोई लाभ नहीं है। आज हम वो बातचीत करेंगे जो आपको कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगी, कहीं इतिहास में नहीं मिलेगी, कहीं आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो अफजल खान एक बड़ी सेना लेकर आया। अफजल खान की बड़ी सेना को, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास छोटी सेना थी, प्रतापगढ़ के किले में वो बंद थे। अफजल खान वाई के एरिया में, जो खुला मैदान का एरिया था, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरना चाहते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने नीति लगाकर अफजल खान की सेना को पहले आधा किया, वहां से उनको साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति का सहारा लेकर उसको जावली के क्षेत्र में बुलाया। जावली के क्षेत्र में बुलाकर अफजल खान से अकेले में उन्होंने भेंट की, उसकी सेना को एक साइड रखवा दिया। उसकी सेना जब आराम कर रही थी अफजल खान की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनसे भेंट की तो बाग नखे से अफजल खान की आंतड़ियां निकाल ली। अफजल खान मारा गया और अपने सैनिकों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के क्षेत्र में छिपा कर रखा हुआ था। उस जावली के क्षेत्र में, जो जंगलों का क्षेत्र था, खाइयों का क्षेत्र था, घने जंगल का, खाइयों का, पहाड़ों का ऐसा क्षेत्र था, घना क्षेत्र था, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने उनको पूरी तरह से घेर लिया और घेर कर 3 घंटे के अंदर ही अफजल खान के हजारों सैनिक मारे गए। उनके सारे घोड़ों को, उनके सारे खजाने को, उनके सारी रसद को, उनके सारे हथियारों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने काबू में कर लिया। अब ये लड़ाई हो चुकी है, अफजल खान की सेना आधी से ज्यादा जंगलों में भाग चुकी है या वो मारी जा चुकी है। तो उसके बाद एक लेखक लिखता है कि ये करने के बाद क्या हुआ। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मार देते हैं तो धीरे धीरे नीचे युद्ध चलता है, सैनिक युद्ध लड़ते हैं। 2-3 घंटे में ही अफजल खान की सेना का सफाया कर देते हैं। तो अफजल खान दुर्ग से नीचे आकर अपने सैनिकों से मिलते हैं, सैनिकों को बधाई देते हैं जो जीत हुई। देखिए, अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज से वजन में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, साइज में बड़ा है और उसको उन्होंने मारा है। आप उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए। राजा, जहां पुराने जमाने में राजा क्या होता था, राजा हाथी के ऊपर बैठता था। अब हाथी के ऊपर बैठते ही राजा सेफ हो गया। राजा किसी तलवार से नहीं मरेगा, राजा किसी भाले से नहीं मरेगा, राजा के ऊपर तीर का आक्रमण हो सकता है, लेकिन राजा अपने आप को सेफ रह के राजा दूर से युद्ध देखने का काम करता था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज खुद अफजल खान को मारने के लिए जाते हैं। अब जब छत्रपति शिवाजी महाराज खुद आगे जाते हैं तो अपने राजा को आगे जाकर देखकर उनका जो हर सैनिक लड़ता है, वो हर सैनिक इस स्वराज्य की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ता है। तो उस समय एक लेखक वहां पर था, विदेशी लेखक, वो ये लिखता है कि दुर्ग से उतरकर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों से मिले, उनको शुभकामनाएं दी, उनको
बधाई दी, उनको इस काम का श्रेय दिया और ये श्रेय देने के बाद उनको कहा कि माँ भवानी का हमें आशीर्वाद मिला था। और देखो जो माँ भवानी ने सपने में कहा, माँ तुलजा भवानी ने, कि अफजल खान मारा जाएगा, विजय आप लोगों की होगी, तो हमारी विजय हुई है। अब उसके बाद वो अफजल खान के आदमियों से भी मिलते हैं। अफजल खान के आदमियों में भी देखिए, उस समय की जो अफजल खान की सेना है उसमें केवल मुगल नहीं है, केवल मुसलमान नहीं है, और ये जो आदिल शाही है, बीजापुर की आदिल शाही और निजाम शाही, ये भारत के धर्मांतरित मुसलमान हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन बिल्कुल क्लियर है कि ये यदि धर्मांतरित मुसलमान भारत को अपना भारत मानने के लिए, स्वराज्य को अपना स्वराज्य मानने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, तो इनका मन के अंदर परिवर्तन करके इनके ऊपर फिर भी एक बार भरोसा किया जा सकता है। लेकिन औरंगजेब को, शाहजहां को, अकबर को, जहांगीर को, वो ये मानते थे कि ये अरब से आए हुए बाहरी मुसलमान मुगल हैं, इनसे किसी भी प्रकार का हमें संबंध नहीं रखना, और ये भारत के अंदर इनका कोई महत्व नहीं है। तो वो लिखता है कि नीचे वो मिलते हैं और उसमें से जो युवक, अच्छा अब जो अफजल खान की सेना है उसके अंदर भी मराठा युवक है, उसके अंदर भी, क्योंकि उस समय वो जबरदस्ती जिस जागीरदार, जिस सरदार को लेते थे तो उसकी सेना को मिला लेते थे। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी के पिताजी शाहजी भोसले भी आदिल शाही के दरबार में, क्योंकि जो योग्य होते थे वो अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाते थे, तो वो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से राजपूत औरंगजेब के दरबार में थे, बहुत से राजपूत अकबर के दरबार में थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे ही मराठवाड़ा में ऐसे बहुत से सरदार थे, पटेल थे, मनसबदार थे, जो 1 गांव 2 गांव 10 गांवों में, जिसके पास 5 हजारी मनसबदार जैसे 5,000 की जिसके पास सेना है, हजारी मनसबदार जैसे, सरदार जैसे जिसके पास 1,000 की सेना है। तो ऐसे कुछ लोग थे जो थे तो मराठा, लेकिन उनको बलपूर्वक, भयपूर्वक या लालचपूर्वक आदिल शाही ने, अफजल खान ने अपने साथ कर रखा था। तो उनसे भी मिलते हैं और उनका हृदय परिवर्तन करके उनमें से जो समझने के लिए तैयार होते हैं उनको अपने स्वराज्य की सेना में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद वो जो घायल हो जाते हैं उनसे भी मिलते हैं, और जिन्होंने अच्छा पराक्रम दिखाया है उनको फिर पारितोषिक देते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते थे कि जो विजय है वो विजय या सफलता हम उसको कहें, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते थे कि जो सफलता है ये सफलता 90% तो तैयारियों की है, हम माइक्रो प्लानिंग करते हैं तो वो सफलता है। अब अफजल खान जैसे ही मारा जाता है तो पूरी आदिल शाही घुटनों के ऊपर आ जाती है, और फिर ये हो जाता है कि अब पूरे मराठवाड़ा में, मराठा में, दक्षिण में अब छत्रपति शिवाजी महाराज, 2-4 लोग जो ऐसा सोचते थे कि शिवाजी तो बच्चा है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की अधीनता क्यों स्वीकार करें, तो वो भी घुटनों के ऊपर आ जाते हैं कि ये बच्चा नहीं है और इसके अंदर कुछ विशेष योग्यता है और ये कुछ भी कर सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धाक और जम जाती है। अब दक्षिण में और मराठवाड़ा में जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज की धाक जमती है, तो जो मुगल खानदान है, जो उस समय औरंगजेब सत्ता के ऊपर बैठा हुआ है, जो दक्षिण से वापस गया है, औरंगजेब, देखिए औरंगजेब पहले दक्षिण का सूबेदार है, और ये जो औरंगजेब है ये बहुत धर्मांध व्यक्ति है। इसने जजिया कर लगाया, इसने लोगों की गर्दन उतारी। इसका एक संकल्प था कि मैं जब तक इतने मन जनेऊ, गले का जो जनेऊ है ना, उसका वजन कुछ ग्राम होता है, और एक मन में कितने किलो होते हैं, एक मन में 40 किलो होते हैं। तो उसका यह संकल्प रहता था कि रोज जब तक मैं 10 से 20 मन जनेऊ हिंदुओं का नहीं उतरवा लूं तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। और इतना ड्रामेबाज था कि वो चटाई पर सोने का ड्रामा करता था, इतना ड्रामेबाज था कि हर समय माला फेरता था, इतना ड्रामेबाज था कि टोपियां बुनता था, और ये दिखाता ये था कि मैं ये जो टोपियां बुनूंगा या ये कुरान लिखूंगा, कुरान की फोटो, पुराने जमाने में प्रिंटिंग मशीन नहीं थी 17वीं शताब्दी तक, तो कुरान लिखता था वो हाथ से। तो वो जो कुरान लिखता था उसको अमीर मुसलमान खरीदते थे, और वो खरीदते थे तो उससे जो पैसा मिलता था तो वो ये दिखाता था कि मैं इससे अपना गुजर बसर कर रहा हूं, और मेरे जीवन का उद्देश्य कोई भोग विलास करना नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य एक ही है, मैं किसी भी तरीके से इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना चाहता हूं। तो इस बात को लेकर वो इमोशनली लोगों को अटैच करता था। तो औरंगजेब को खबर मिलती है दिल्ली में कि अफजल खान मारा गया, इतनी बड़ी सेना लेकर गया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको मार दिया, और ऐसे मारा है कि उसकी सेना धरी की धरी रहेगी, सेना को काट डाला और निहत्था करके मारा है। तो अब औरंगजेब शक पका जाता है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही चलते रहे तो ये दिल्ली की गद्दी खतरे में है, दिल्ली की गद्दी चल नहीं सकती, दिल्ली के ऊपर भी हमारा अधिकार कोई लंबा रहने वाला नहीं है। तो अब औरंगजेब अपने एक बहुत बड़े सिपह सालार को भेजता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, तो अफजल खान को मारने के बाद भी वो खाली नहीं बैठे,
अफजल खान को मारने के बाद भी उन्होंने जो जिंजर का किला है उस किले को जीता। जिंजर के किले को जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन को दृढ़ बनाना शुरू किया और आसपास के जो किले, जो क्षेत्र अफजल खान ने बर्बाद कर दिए थे, उनका पुनर्निर्माण किया, उनको दोबारा से ठीक किया। और अफजल खान को जीतने के बाद जैसे ही अफजल खान के मृत्यु की पता लगी तो औरंगजेब ये सोचता है कि अब तो छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना पड़ेगा, अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर भी कब्जा कर लेगा और मुगलों को पेशावर तक खदेड़ कर आएगा। तो औरंगजेब ने योजना बनाई कि अभी जो पूरे भारत में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है या जो मुझे सबसे बड़ा काम करना है वो काम ये करना है, किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना औरंगजेब के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि शिवाजी महाराज के किले उनको लेने हैं। औरंगजेब के लिए यह भी महत्वपूर्ण नहीं था कि शिवाजी महाराज का जो क्षेत्र है, देखिए उस समय जो राजा आते थे और राजा जब आक्रमण करते थे तो आक्रमण करने के बाद जिस राज्य को, जिस गांव को, जिस शहरों को, कस्बों को वो जीतते थे तो वहां से जो उपज होती थी उसका 5वां हिस्सा या चौथा हिस्सा वो लगान के रूप में लेते थे। और लगान की व्यवस्था कैसे करते थे कि मान लीजिए आप कहीं पर भी रहते हैं, आप हरिद्वार या मैं कहता हूं आप किसी एक जिले में रहते हैं, उस जिले के आसपास के 50 गांव है या एक तहसील है या एक ब्लॉक है या एक खंड है जहां पर 10-20 गांव हैं, तो उन 10-20 गांव का एक जागीरदार बना दिया जाता था। अब जो राजा है उस जागीरदार से वो हर साल एक फिक्स अमाउंट लेता था और जागीरदार को अधिकार रहता था कि उसकी जो जमीन है उस जमीन में जो किसानी कर रहे हैं उनसे वो जितनी मर्जी लूट करे। वो किसानों के ऊपर जुल्म कर सकता है, अकाल पड़ा तो भी वो जबरदस्ती उठा लेगा। कोई अगर किसान लगान नहीं दे सकता, टैक्स नहीं दे सकता, तो उसके पशु उठा लेगा, उसकी पत्नी को उठा लेगा, उनके ऊपर कोड़े बरसाएंगे। जैसे अंग्रेजों ने भी ये जुल्म किए। तो अंग्रेजों से पहले भी जो विदेशी आक्रमण हुए, अब विदेशी आक्रमणकारी राजा का, अब जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब को हर जगह से पैसा लेना है, तो जो जो उसका साम्राज्य था उसमें से जो वो जागीरदार बनाता था, मनसबदार बनाता था, सूबेदार बनाता था, तो उनका क्या काम होता था, उस जागीरदार के अंडर में 2 गांव है, 20 गांव है या 100 गांव है, तो वहां से वो लगान कलेक्शन करेगा और लगान कलेक्शन करके वो औरंगजेब के पास भेजेगा। ये उनका काम होता था। अब मान लीजिए 10 गांवों में औरंगजेब को 10,000 रुपए लेने हैं। अब औरंगजेब को यह मतलब नहीं है कि उस जागीरदार ने उन 10 गांवों से 10,000 इकट्ठे किए या 50,000 इकट्ठे किए, क्योंकि औरंगजेब की कोई भी प्रीति उस गांव की प्रजा के साथ नहीं है। उसके लिए क्या है, उसके लिए हिंदुस्तान केवल एक लूटने की जमीन है, लूटने की धरती है। तो औरंगजेब को नहीं मतलब जागीरदार, और वो ये चाहते थे कि जागीरदार तो अधिक से अधिक अत्याचार करे। अब जनता है, उस जनता की मानसिकता देखिए। अब जनता से जो टैक्स लेने वाला है वो जागीरदार है। वो जागीरदार औरंगजेब के अधीन में रहे या किसी दूसरे राजा के अधीन में रहे, उस जनता को कोई इंटीमेसी नहीं होती थी। उसके लिए तो जागीरदार का मतलब, मनसबदार का मतलब, सूबेदार का मतलब, जो टैक्स कलेक्शन करने का मतलब, इसका मतलब अत्याचारी। और उनको उनकी इंटीमेसी नहीं होती थी, तो वो समझते नहीं थे कि ये स्वराज्य क्या है, हमें किसके लिए संघर्ष करना है, आजादी की कीमत क्या है, स्वतंत्रता की कीमत क्या है। तो इन चीजों की जानकारी आम जनमानस में नहीं थी। आम जनमानस बहुत पीड़ित था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और बड़ा काम क्या किया, उन्होंने जो अपना स्वराज्य स्थापित किया, उस स्वराज्य में जागीरदारी प्रथा खत्म कर दी। उन्होंने उस प्रशासन में अपने टैक्स कलेक्शन के लिए अपने अधिकारी नियुक्त किए, और जो जागीरदार होते थे, जिनको प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी 1 गांव की, 10 गांव की, 20 गांव की, तो उनको जागीर नहीं मिलती थी कि आप इस जमीन से जो चाहे टैक्स कलेक्शन करें। उनको जागीर नहीं मिलती थी। टैक्स कलेक्शन छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार तय करता था कि इससे ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाता। और टैक्स में एक नियम उन्होंने बनाया कि हम जो टैक्स लेंगे वो जनता से ऐसे टैक्स लेना है जैसे दूध के ऊपर से ऊपर की एक हल्की सी लेयर लेते हैं, जिसमें दूध की मात्रा भी कम नहीं होती, दूध रहता भी है और दूध से उस जनता का भी पोषण होता है। तो दूध की पतली सी मलाई की परत ले ली, केवल इतना लिया जाता था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का नियम था। जैसे चाणक्य का नियम था ना कि राजा को जनता से टैक्स कैसे लेना चाहिए, राजा से जनता को टैक्स वैसे लेना चाहिए जैसे फूल से मधुमक्खी मधु लेती है, ऐसे राजा को टैक्स लेना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह शुरू किया। यह शुरू करने के बाद उन्होंने अपना प्रशासन ठीक से बनाया। तो औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जमीन है उससे टैक्स का लालच नहीं है, उसको टैक्स का कोई लालच नहीं है। उसके लिए तो सत्ता का लालच है, मूछ का लालच है कि यदि शिवाजी रहा और शिवाजी की स्वतंत्र सत्ता रही, शिवाजी के पास अभी जो 35 किले हैं, उस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 35 किलों को जीत लिया था।
और उन 35 किलो के साथ लगातार वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और उनका एक ही सपना था कि मुझे स्वराज्य की स्थापना करनी है। देखिए, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, ये सब रति प्रेमी थे, मतलब वासना प्रेमी थे। इन्होंने बिल्डिंग बनवाई, इन्होंने धन को पानी की तरह बहाया। छत्रपति शिवाजी महाराज रति प्रेमी नहीं थे, वासना प्रेमी नहीं थे, वो राष्ट्र प्रेमी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और नाम कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि वो दुर्गराज थे। मतलब उन्होंने कोई शीश महल नहीं बनवाया, कोई ताजमहल नहीं बनवाया, अपने लिए कोई सोने चांदी के बर्तन नहीं बनवाए, केले के पत्ते के ऊपर खाते थे। युद्ध भूमि में जब रहते थे तो जमीन के ऊपर सो जाते थे, एक सादे से टेंट में रहते थे, कभी भोग विलास नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं ली। उनकी पत्नी का देहांत हुआ, वो युद्ध भूमि में थे तो चिता को मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं गए। वैदिक संस्कृति होती है कि पत्नी को मुखाग्नि पति देता है। अपनी पत्नी से खूब प्रेम करते थे, लेकिन राष्ट्र से प्रेम ज्यादा था तो अपनी पत्नी को मुखाग्नि देने के लिए नहीं गए। जब पत्नी की डेथ हुई तो उनके बेटे संभाजी महाराज की आयु केवल 1.5 वर्ष की थी। 1.5 वर्ष की आयु के संभाजी महाराज को उस समय मां चली गई तो पिताजी के प्यार की आवश्यकता थी, लेकिन संभाजी के पास भी वो अपने युद्ध के अभियान को पूरा करने के बाद मिले। उनकी माता जिजाऊ साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो जाता, स्वर्गवास हो जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज माता जिजाऊ साहब की अंतिम क्रियाएं करते हैं, लेकिन उस शोक के दिवस में भी वो एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, राजकाज भी करते हैं और अंतिम क्रियाएं भी करते हैं। ऐसा चरित्र छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तथ्य इतने ज्यादा हैं कि कई बार विषांतर हो जाता है। हमें यूं लगता है कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। तो जब राजकार्य की बात आती है तो कोई ना कोई प्रसंग आके सामने खड़ा हो जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इस गुण की बात चल रही है, तो मैं ये भी आपको बता दूं, मैं ये भी आपके सामने से शेयर कर लूं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा चरित्र और ऐसा व्यक्तित्व था। तो अब औरंगजेब के लिए मूंछ का सवाल है कि किसी भी तरीके से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना है, छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना है। ये मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इनको ऑफ करना पड़ता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए, मारने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को भेजता है। औरंगजेब को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यदि थोड़े से समय में 14 साल की उम्र में यदि ये किला जीत सकता है, ये दक्षिण का आदिल शाह, अब देखिए औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार रहा है। जब औरंगजेब के पिताजी शहंशाह हैं तो उन्होंने औरंगजेब को क्या कहा कि तुम दक्षिण में जाओ और दक्षिण में पूरी विजय करो। अब दक्षिण में औरंगजेब आदिल शाही को विजयी नहीं कर पाए, कर्नाटक को नहीं जीत पाए, दक्षिण को नहीं जीत पाए। औरंगजेब रहे सूबेदार लेकिन जीत नहीं पाए। तो वो एरिया जिसको औरंगजेब नहीं जीत पाए, उस एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो औरंगजेब को पता है कि जिस चीज को मैं हरा नहीं पाया उसको यदि छत्रपति शिवाजी ने हरा दिया तो ये दिल्ली की सल्तनत को भी छोड़ने वाला नहीं है। अब औरंगजेब दो तरीके हैं, या तो वो खुद आए, तो वो खुद नहीं आता, वो अपने मामा को, उसका मामा है शाइस्ता खान, जिसके बारे में कहा जाता है हमीरपुर उमराव नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब उर्फ शाइस्ता खान, जो औरंगजेब की तरह खतरनाक है। और औरंगजेब के राज में, मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत में उस समय वो ये मानते थे कि सबसे अधिक युद्ध का अनुभवी व्यक्ति, रणनीतिकार व्यक्ति, चतुर व्यक्ति यदि कोई है तो शाइस्ता खान है। तो औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को भेजते हैं। और एक तरीके से वो जो शाइस्ता खान है उसकी दिल्ली सल्तनत में हैसियत क्या है कि ऐसी जैसे औरंगजेब लगभग होता है कि जहां राजा होता है तो राजा का जो नजदीकी रिश्तेदार होता है उसकी सबसे ज्यादा चलती है। और ये जो शाइस्ता खान है ये औरंगजेब का विरोधी नहीं है, औरंगजेब जो कहता है उसकी हां करता है। मतलब औरंगजेब ने जब गद्दी प्राप्त की तो अपने 78 रिश्तेदारों को मारकर की थी, और जो रिश्तेदार उसके साथ नहीं था उसको उसने कत्ल कर दिया या जेल में डलवा दिया, अपने बेटे को जेल में डलवा दिया, अपने भाई को जेल में डलवा दिया। पापा, हाँ मेरा खेलो। अभी खेलता हूँ थोड़ी देर में। चल नमस्ते कर लेते बाहर से बंद कर दो इसको, बेटा आ रहा है बार बार में कि पापा मेरे साथ खेलो। तो अब शाइस्ता खान की हैसियत दरबार में औरंगजेब जैसी है, मतलब औरंगजेब जैसा शाइस्ता खान है। बेटा कुंडी लगा दो ना। औरंगजेब जैसा शाइस्ता खान है कि मतलब शाइस्ता खान जो कह दे उसको यह माना जाता है कि औरंगजेब का ऑर्डर है। इसको मैं अगर समझाऊं
तो आप समझिए कि दिल्ली पिछली यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सोनिया गांधी जो कहे, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, तो दरबार में उसकी ऐसी हैसियत है और उसकी सारी बात मानते हैं, और वो जो आदेश दे दे उसमें औरंगजेब को बाद में भी पूछ ले तो चलेगा, ऐसी उनकी हैसियत है, जिसके बारे में मैंने उसका नाम बताया, इतना लंबा चौड़ा उसका नाम है हमीरपुर उमराव नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब उर्फ शाइस्ता खान। अब शिवाजी से वो 2 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस में है। उसको औरंगजेब कहते हैं कि तुम 1 लाख की सेना लेकर जाओ, और जो सेना में भी जो सबसे अच्छी से अच्छी टुकड़ी है वो लेकर जाओ, हाथी के ऊपर लदा हुआ हाथी लेकर जाओ, घुड़सवार 75,000 घुड़सवार उसको दे दिए, ऊंट पर लदा हुआ तोपखाना दे दिया कि कहीं शिवाजी किले के अंदर हो और शिवाजी को घेरना पड़े तो तोपखाना भी तुम लेके जाओ। अब देखो पुराना जमाना है तो उस समय रोड बहुत अधिक नहीं है, बरसात होती है, नदी नाले उफनते हैं, तो उस समय सेना की मूवमेंट रुक जाती है। अब तोप को लेकर जाना है तो उस समय कोई 4x4 की जीप नहीं है, अब तोप को ले जाना है तो कई बार बैलगाड़ी जहां नहीं जा सकती, रेगिस्तान का रास्ता है, दलदल का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, तो वहां पर कई बार हाथी भी नहीं चल पाता, तो वहां पर क्या चलता, ऊंट चलता है। तो ऊंट के ऊपर तोप खाने को लादा जाता है कि तोप की पहिया एक ऊंट के ऊपर लाद लिया, दूसरा पहिया दूसरे ऊंट पर लाद लिया, उसका जो नीचे स्ट्रक्चर है, जो कैरेज है, चेसिस है, उसको तीसरे ऊंट पर लाद लिया, उसकी जो तोप है चौथे पर लाद लिया, उसकी जो गोलियां हैं वो अलग ऊंट के ऊपर लाद लिया, तो ऊंट के ऊपर लदा हुआ तोपखाना देता है। बर्छी और फरास खाने वाले, मतलब पुराने जमाने में ऐसे हाथी भी होते थे जिसकी सूंड के आगे बर्छी बांध दी जाती थी, तो वो जो हाथी है वो भी मारता हुआ चलता था, दूसरे हाथी को काटता हुआ चलता था। तो वो लड़ने वाले भी 100 हाथी दिए, 400 हाथी दिए, बारूद खाना दिया, और इस सामान को ढोने के लिए बैलगाड़ी, खच्चर, मजदूर और पूरा कैंप दिया। अब जब उसका कैंप बचता था, वो कैंप 8 से 10 मील में बचता था, मतलब 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आप देख लीजिए। एक छोटा जो कस्बा होता है वो 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, मतलब उसकी सेना चलती थी, जब वो बसती थी तो ऐसा लगता था कि पूरा एक शहर बसा हुआ है। और उसमें कितने लोग रहते थे, लगभग 1.5 लाख लोग। उसका सारा खाना, उनका तंबू, उनका टेंट। और ये जो शाइस्ता खान है, इसकी एक आदत और थी, इसको फूल और पत्तों से बहुत प्यार था, बागवानी का बहुत प्रेमी था, तो ये इसके अपने साथ ये गमले बहुत से लेकर चलता था, जहां इसका टेंट लगता था तो वहां गमलों से भी उसके टेंट को, उसके शामियाने को सजाया जाता था। अब क्योंकि ये जो मुगल हैं ये सारे बहुत विलासी रहे हैं, तो इनके साथ नौटंकी करने वाली टुकड़ी चलती थी, इनके साथ महिलाओं की मुजरा करने वाली टुकड़ी चलती थी, और महिलाओं का, अब क्योंकि दक्षिण के अभियान पर चले हैं, दिल्ली से निकल गए, तो अब ये नहीं पता कि वापस कितने साल में आएंगे। खुद शाइस्ता खान शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए जब 1960 में निकलता है, जिस दिन अफजल खान मारा गया उसके अगले दिन औरंगजेब आदेश जारी कर देते हैं, तो ये 3 साल बाद और शिवाजी महाराज से इसकी भिड़ंत होती है, तो 3 साल तक ये वहीं है, उसको वापस दिल्ली नहीं आना। तो ये जब युद्ध भूमि में निकलते हैं तो अपने पूरे रानियों को, अपने ऐशो आराम के सारे सामान को साथ लेकर निकलते हैं, और ये सोचकर निकलते हैं कि युद्ध भूमि में जा रहे हैं तो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अपना सारा इंतजाम करके निकलते हैं। तो अब शाइस्ता खान अपनी पूरी सारे अपने ताम झाम को लेकर चलता है। अब जहां पर वो जाता है तो उसकी सेना उपद्रव मचाती हुई, गांवों को जलाती हुई, उत्पाद करती हुई जाती है। और उत्पाद उनको इसलिए भी करना है क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षेत्र में उत्पाद करेंगे तो 2 काम होंगे उत्पाद करने से। एक पहला काम तो ये होगा कि आतंकित होगी जनता, जनता आतंकित होगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, जैसे चाइना साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है तो क्या करेगा, ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लेगा। चाइना को साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना हो तो क्या करेगा, भारत को जो यूरेनियम सप्लाई ग्रुप है उसमें एंट्री करने के लिए वीटो पावर लगा देगा। लखवी को आतंकवादी घोषित करना है तो वीटो लगा देगा। पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री घोषित करना है तो वीटो पावर का यूज कर लेगा। तो ये तरीके होते हैं सामने वाले दुश्मन को, अभी तो देश दुश्मन है, पहले व्यक्ति दुश्मन होते थे, तो दुश्मन को साइकोलॉजिकल डिप्रेस करने का, दबाने के तरीके होते थे। तो शाइस्ता खान की सारी सेना मारते हुए, काटते हुए, उपद्रव करते हुए, जहां जैसे किसी गांव में गए, अब इतनी सेना चल रही है तो जितने जो खच्चर हैं, जो बैलगाड़ियां हैं, जो ऊंट हैं, जो घोड़े हैं, जो हाथी हैं, उनके खाने का सामान लदा हुआ है, लेकिन 3 साल तक वो खाने का सामान दिल्ली से नहीं लेकर जाएंगे, और वो कोई फसल बोने वाले भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, रास्ते में जो गांव आते हैं उन गांवों को जलाते हैं, और उसका जो अन्न होता है, जो सामान होता है, जो पशुओं का चारा होता है, उसको लूट लेते हैं। उस गांव में जो जो गांव पड़ता है उस गांव को लूटते जाते हैं। उसी के चारे से वो अपनी, जैसे जो सेना एक दिन वहां रुकेगी तो एक दिन में ही कम से कम 20 से 30, 40, 50 गांवों को वीरान बना देती है, और उन गांवों को ऐसा वीरान बना देती है कि उन गांवों को दोबारा खड़ा होने के लिए कम से कम फिर
2 से 3 साल का समय लगता है। फसल जाती है, जहां पर टेंट लगता है उस सारी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये काम करते हुए शाइस्ता खान चलता है। अब ये जो शाइस्ता खान जाता है तो शाइस्ता खान को औरंगजेब की ओर से एक बड़ा खजाना, लगभग 12 करोड़ रुपए का खजाना दिया जाता है कि आपको लड़ना पड़े, कहीं कोई आपको फौजी सैनिक रखने हो, आपको कुछ खरीदना हो, तो आपको इस अभियान में आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मारकर आना, आपको या तो उनको गिरफ्तार करके लाना है या मार के आना है, तो कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब शाइस्ता खान जाता है तो शाइस्ता खान पहले अपने एक सरदार को भेजता है शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए। उनका सरदार होता है करतलब खान, सूबेदार एक, उसको 35,000 सैनिक देता है। शाइस्ता खान के पास सैनिक कितने हैं? 1 लाख से ऊपर हैं, घुड़सवार हैं, सैनिक है, तो उसमें 35,000 देता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास तो 15-20 हजार की सेना है, इनसे लड़ने के लिए तो 35,000 सैनिक बहुत हैं, तो मैं क्यों लड़ूं, सीधा मैं अपने एक सूबेदार को भेजता हूं। तो करतलब खान नाम के एक सूबेदार को भेजते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गुप्तचर तंत्र है वो बहुत मजबूत है, उनको एक एक गतिविधि की जानकारी है, एक एक गतिविधि के बारे में वो जानते हैं कि शाइस्ता खान की क्या योजना है, भी किसने भेजा। तो वो जो करतलब खान है वो जब 35,000 की फौज लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज जहां युद्ध तय होता है वहां नहीं मिलते। वो करतलब खान सोचता है कि शिवाजी महाराज यहां पर मिलेंगे, तो वो वहां पर नहीं मिलकर उनको उससे पहले एडवांस में ही, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की एक शैली है, वो आक्रमण पहले करते हैं, डिफेंसिव नहीं होते, कभी भी ऑफेंसिव होते हैं, पहले आक्रमण करते हैं। अफजल खान की बात हो, तैयारी पूरी करते हैं, माइक्रो प्लानिंग करते हैं, पूरी तैयारी करके और वो आक्रमण पहले करते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं, मरने के लिए नहीं लड़ते। और उनका नियम है कि मरना पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरते मरते भी दुश्मन को मारेंगे, ये हमारी नीति होनी चाहिए। तो करतलब खान जहां लड़ने के लिए आता तो उससे पहले ही एक घाटी के अंदर उसको घेर लेते हैं और घाटी के अंदर घेर के 1,000 मराठाओं से साथ उसका वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं। अब ये जो मुगलिया सैनिक है वो आगे ये सोचते हैं कि युद्ध होगा 3 दिन बाद, तो 3 दिन पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ते में उनको घेर लेते हैं। और 3 फरवरी 1661 में, अब अफजल खान का वध कब हुआ है? 1 साल पहले हुआ है। अब शाइस्ता खान कब निकला? 1960 में निकला। 1961 में वो अपने सरदार को भेजता है, तो 3 फरवरी 1661 में, 1661 में 1,000 मराठाओं के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज 35,000 की मुगल सेना को हराते हैं। तो पहली शाइस्ता खान की हार यहां होती है। अब इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपना विजय अभियान चलाते हैं, उधर निजामपुर में हमला करते हैं, वहां पर बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इधर शाइस्ता खान पुणे के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरने की योजना बनाता है। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज शाइस्ता खान की गतिविधियों के ऊपर भी नजर रखते हैं और अपना साम्राज्य का विस्तार करने में भी लगे हुए हैं। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने, उनके राज्याभिषेक के समय की बात करूं और राज्याभिषेक से जो उन्होंने पहला किला जीता, कि जिसमें उन्होंने कभी रिलैक्स होकर चैन की सांस ली हो। और उनका हर दिन युद्ध में या युद्ध की योजना बनाते हुए बीता है। युद्ध की योजना या कोई किला बनाना या फिर अपने स्वराज्य को मजबूत करना, उसकी योजना बनाना, सुशासन को, मैनेजमेंट को दृढ़ करना, इसमें वो लगे रहते हैं। फिर 3 मार्च 1661 में शिवाजी महाराज राजापुर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ये जो अफजल खान है इसने राजगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था, तो राजगढ़ के किले को अफजल खान को मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उसको दोबारा छुड़वाते हैं। चाकन के किले पर अफजल खान ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी सेना लेकर आया था और उसने भी प्रतापगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद को कैद कर लिया था। वो लड़ने के लिए राजगढ़ में, चाकन में सारे किले अधिकार करके वो वाई में छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाना चाहता था। शिवाजी महाराज ने साम दाम दंड भेद से वहां पर गए नहीं और धोखे से उनको बुलाकर, उनको अपनी बातों में फंसाकर बुलाकर उनकी हत्या कर दी थी। वो मैंने कल आपको बताया था। आप में से कुछ भाइयों ने यदि अफजल खान का वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको गौरव होगा कि आपके ऐसे महान पूर्वज रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर तो एक एक दिन की वर्कशॉप युवाओं के लिए मुझे लगता है कि पूरे देश में की जा सकती हैं। जो युवा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को सुन लेगा, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही
अपने कुछ लोग यदि युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और चरित्र के बारे में बताएं तो कोई युवा ऐसा हो नहीं सकता कि जिसकी भुजाएं फड़के नहीं, जो अपने देश धर्म संस्कृति के ऊपर गौरव महसूस ना करे और जिसका सपना ना हो कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह बनूंगा। तो अब 9 मई 1660 को मैंने एक प्रसंग पहले ले लिया जो शाइस्ता खान का। 9 मई 1660 को शाइस्ता खान पुणे में आ जाता है। पुणे में आकर अब पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महल है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के महल के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज की रियासत में आता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज समझ जाते हैं उस समय बरसात का मौसम आने वाला होता है। तो अब शाइस्ता खान पुणे के आसपास एंट्री करता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के हाथ, अपने गुप्तचरों के हाथ आसपास के सारे गांवों में कहलवा देते हैं कि आप लोग अपना कीमती सामान लो, अपने पशुओं को लो, पशुओं के खाने लायक चारा लो, और अभी बरसात आने वाली है। बरसात में देखिए, बरसात में क्या होता है, जलाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, लकड़ियां नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। उस समय सीएनजी नहीं है। अब लकड़ियां नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो सेना परेशान हो जाएगी। उसके बाद दूसरा, पशुओं को खाने के लिए चारा चाहिए। अब बरसात के बाद तो चारा खूब मिलेगा, लेकिन गर्मियों में अप्रैल मई जून और जून के बाद जो बरसात का समय है उससे पहले चारे की भारी किल्लत होती है। अब यदि सेना है, सेना में हाथी घोड़े बैलगाड़ी खच्चर है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो सेना पंगु हो जाएगी। सेना को अपाहिज करने का काम तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के गांवों में अपनी जनता से यह कहा कि अब शाइस्ता खान आने वाला है और उसकी सेना को हमें बिना लड़े घुटनों के ऊपर लाना है। तो इसके लिए उनको कहता है कि आप सब अपने पशुओं को लें, अपने कीमती सामान को लें, जितना आपके लिए जरूरी है उतना अनाज और चारा लें, उसको लेकर आप जंगल में कहीं छिप जाएं, पहाड़ों के ऊपर कंदराओं में कहीं चले जाएं और वहीं पर रहें। बरसात में इस मौसम में आप वहां पर रहें। और जो बाकी आपके पास चारा बचता है, जैसे किसान 2 साल 3 साल के लिए रिजर्व रखते हैं, तो दुश्मन को हमें ताकत नहीं देनी है तो उस चारे को आग लगा दो। अनाज कोई है तो उसको छुपा दो, उसको जमीन में दबा दो, कीमती कोई चीजें हैं उसको जमीन में छुपा दो। और जो पानी के स्रोत हैं, जैसे पानी के जो स्रोत है तो उन पानी के स्रोत को भी रोक दो ताकि दुश्मन की सेना को पता ना लगे कि पानी कहां पर है। अब कोई सेना बाहर से आई है तो पुराने जमाने में सेना को क्या चाहिए, पशु हैं तो चारा चाहिए, पानी चाहिए, और सैनिकों के खाने के लिए अब 1.5-2 लाख लोगों का भोजन बनेगा तो उसके लिए अनाज प्रचुर मात्रा में चाहिए। तो वो किसके लेते थे, गांव वालों के लिए लेते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने योजना पूर्वक अपने पुणे के आसपास के लोगों को यह कहा कि आप अपने गांव खाली करो, गांव से जंगल की ओर चले जाओ। पुराने जमाने में देखिए 300 साल पहले बहुत बड़ा एक जंगल है, मान लीजिए 100 एकड़ में जंगल है, तो 100 एकड़ में 2-3 गांव बसे हुए हैं। बाहर जंगल है, खेत है, उसमें से कुछ फसल होती है, बाकी जंगली इलाका है, तो उसके अंदर एक गांव है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जंगल के अंदर आप लोग छुप जाओ। तो ये योजना बनाते हैं। उससे शाइस्ता खान को बहुत परेशानी महसूस होती है। अब शाइस्ता खान ये सोचता है कि ये तो हो ही गया। अब ये होने के बाद वो ये सोचता है कि एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किला था चाकन में। उस चाकन के किले का जो सरदार था, किलेदार था, वो 70 साल के फिरगोजी नरसाला थे। अब वहां पर केवल उनके पास 300 सैनिक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का सूबेदार जो एक किले का, जो पुणे के नजदीक का किला है, शाइस्ता खान देखता है कि यहां जो मैं पुणे में आया हूं तो पुणे में लोगों ने सारा रसद खत्म कर दी है, अनाज खत्म कर दिया है, खाना खत्म कर दिया है, पानी के स्रोत डिस्टर्ब कर दिए हैं, साफ पानी के। तो वो ये सोचता है कि अब क्या करें। तो वो उनको ये पता लगता है कि आस पास में एक और किला है जो छत्रपति शिवाजी का है, उस किले के अंदर जरूर खाना पीना सब कुछ सारी चीजें मिलेंगी। कुछ बंदोबस्त तो देखिए बड़ी सेना लेकर चलती है, लेकिन उसको साथ साथ आपूर्ति भी चाहिए। अब वो जो आपूर्ति है वो दिल्ली से नहीं हो सकती। दिल्ली से क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बरसात के मौसम में सारी नदी नाले उफरने लग जाते हैं। अब 300 सैनिकों के साथ उनके छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किलेदार जो 70 साल का है, फिरगोजी नरसाल, वो एक किले के ऊपर है। अब शाइस्ता खान की पूरी सेना उस किले को घेर लेती है। उस किले को घेरने के बाद 54 दिन तक घेरा डाले रहती है। वो 300 सैनिक शाइस्ता खान की सेना से टक्कर लेते हैं। जब 54 दिन तक, लगभग 2 महीने तक शाइस्ता खान की सेना उस किले का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब देखिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनको दुर्गराज कहा जाता है। दुर्गराज मतलब जो दुर्गों का राजा है, जो किलों का राजा है। और पुराने जमाने में किले का मतलब क्या है। अब आप देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, 14 एंटी मिसाइल सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम।
400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इजराइल ने लगाया हुआ है, डोम, मिसाइल डोम, कि उसके उस डोम के अंदर उसकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर कोई भी मिसाइल आएगी तो उस एरिया में आते ही, इजराइल के ऊपर मिसाइल आएगी तो आते ही वो खत्म हो जाएगी। इजराइल जो मिसाइल है उसके लिए मिसाइल निकलेगी और वो निकल जाएगी। तो आज के जमाने में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उपयोगिता है, पुराने जमाने में वही उपयोगिता किले की है, दुर्ग की है। तो ये शिवाजी महाराज को दुर्गराज कहा जाता है, मतलब आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके किलों को मजबूत बनाना। उस जमाने में ये जो 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर आप 18वीं 17वीं शताब्दी तक अंग्रेजों से पहले तक देखेंगे तो जितने युद्ध हुए वो किलों में हुए हैं। रानी झांसी का किला आप देख लीजिए, ग्वालियर का किला देख लीजिए, आप राजस्थान में जाएं तो अजमेर का, आप आमेर का, जयपुर का, जैसलमेर का किला देख लीजिए। आप में से जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र के सारे किले देख लीजिए। तो किलों की जो दीवारें हैं वो बहुत मजबूत बनाई जाती थी। आपने 2 फिल्म देखी होंगी, एक फिल्म जो केसरी आई थी उसमें भी वो उनकी एक चौकी है, वो किला नहीं है, वो उनकी एक चौकी है, लेकिन चौकी के अंदर भी वो सुरक्षित है, तो उसके अंदर कोई घेर नहीं पाता। और पुराने जमाने में एक और फिल्म आई थी अभी 2-3 साल पहले, रानी पद्मावती के ऊपर जो पद्मावत फिल्म आई थी, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि खिलजी की सेना ने किले को घेरा डाला हुआ है। अब किले की दीवार के पास वो पास नहीं जा सकते, पास जाएंगे तो उनको तीरों से, तलवारों से, गर्म तेल से, पत्थरों से मार दिया जाएगा, आग से मार दिया जाएगा। तो वो किले के ऊपर चढ़ नहीं सकते, किले की दीवारें मोटी हैं, वो दूर से तोप चलाएंगे तो तोप से भी वो नहीं कट सकती, तो फिर वो सुरंग छोड़ते हैं, खाई छोड़ते हैं। तो अब पद्मावत पिक्चर में राणा रतन सिंह के पास बहुत बड़ी सेना है। यहां ये जो किला है इसमें केवल 300 सैनिक हैं और जो उनका किलेदार है वो 70 साल का है। तो 300 सैनिकों के उस किले को जीतने के लिए जब शाइस्ता खान को कोई रास्ता नहीं मिला तो वो सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। अब सुरंग कैसे बनती थी? जमीन को खोदना शुरू किया दूर से, जैसे 10 फीट गहरी जमीन खोदी, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट चौड़ी खोदी, जिसके अंदर से सैनिक जा सकें। और वो जो सुरंग की खुदाई होती थी तो सुरंग के ऊपर जो खाई बनी, जो ट्रंच बनी, आप कल्पना करके देखिए। अब उस ट्रंच के ऊपर जब वो खुदाई होती थी तो ऊपर से ढक दिया जाता था, और वो जो ढकता था क्या, लकड़ी का एक फट्टा बना लिया जाता था, उसके ऊपर चमड़ा ढक दिया जाता था, उस लकड़ी के फट्टे से, चमड़े से, और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती थी। और उसको जैसे जैसे सुरंग की खुदाई होती थी तो उसको आगे सरकाते जाते थे, उसको बढ़ाते जाते थे, तो ऊपर से जमीन दिखाई देती थी, अंदर से अंदर सुरंग बनाकर। तो यह सोचा जाता था कि किले तक पहुंच जाएंगे और किले की दीवार के नीचे बारूद लगाकर उस दीवार को तोड़ देंगे, दीवार टूट जाएगी तो वहां से फिर हमारे सैनिक अंदर चले जाएंगे। ये पुराने जमाने में ये टेक्नोलॉजी काम करती थी। जब किले में कोई एक सेना होती थी तो दूसरी सेना जब उसके ऊपर आक्रमण करती थी, तो अब उस किले के बाहर जब शाइस्ता खान को और कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो फिर सुरंग बनाने का काम करता है। उन 300 सैनिक का वो सुरंग बनाने से तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो किले के अंदर है और सुरंग दूर से बनती हुई आ रही है। तो उन्होंने जब देखा कि ये सुरंग अपने किले में यहां निकलेगी तो उन्होंने वहां उस सुरंग के मुहालने पर बड़ा सा तालाब खोद दिया कि जो सेना आए वो कम से कम उसको जमीन नहीं मिले, पानी मिले, और पानी मिलेगा तो पानी से निकल के आएगा तो बारूद भीग जाएगा, और निकल के आएगी तो एक एक करके लोग आएंगे तो उनसे हम संघर्ष कर सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। तो वो सुरंग बनाई जाती है। सुरंग बनाने के बाद वो मिट्टी का बांध बना देते हैं, और बांध बनाने के बाद जब वो शाइस्ता खान की सेना आती है तो वो 300 सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। उनका सरदार भी बहुत बहादुरी से लड़ता है जो फिरंगोजी है। और जब शाइस्ता खान, अब 300 सैनिक हैं, वो एक सैनिक ने 4-4, 5-5 को मारा, 6-6 को मारा, 10-10 को मारा, लेकिन लास्ट में सारे सैनिक मारे गए, उनका केवल सरदार रह गया। तो शाइस्ता खान ने उसकी बहादुरी को देखकर कि मुझे एक किले को जीतने में 54 दिन का समय लगा है, तो ये किलेदार बहुत अच्छा है, मैं इसको लालच देता हूं ये मेरी नौकरी में आ जाए। तो वो कहता, वो उससे पूछता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपको कितनी तनख्वाह देते हैं? तो जब उसको पता लगता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा, तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ। तो वो जो फिरंगोजी नरसाला है वो कहता है कि मैं आपका बंदी हूं, आप चाहें तो मेरी गर्दन काट सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्वराज्य के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ नहीं छोड़ सकता। अब शाइस्ता खान फिर उसको जाने देता है, कहता ठीक है तुम बहुत बहादुरी से लड़े, तुम किसके लिए भी लड़े, तो वो उसको छोड़ देता है। और वो जो फिरंगोजी नरसाला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ जाते हैं और आकर वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे संघर्ष हुआ, और वो बड़ा दुख व्यक्त करते हैं कि देखो मैं आपके किले को बचा नहीं पाया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं दुख की कोई बात नहीं है, आपने किले के ऊपर संघर्ष किया और 54 दिन तक आपने संघर्ष किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को पॉजिटिव लेके क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि एक छोटा सा किला जीतने में विदेशी आक्रमणकारियों को 54 दिन का समय लगा है, तो मैंने 350 किले
अपने जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज 350 किले बनाते हैं, कुछ उसके बाद बनाते हैं, ये 1961 की घटना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि एक एक किले को जीतने में यदि 54 दिन का समय लगता है एक छोटे से किले को, तो विदेशी आक्रमणकारी जब आएंगे और वो जब संघर्ष करेंगे तो 350 किले बनाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जब 350 किले जीत लेते हैं या बना देते हैं, जिसमें समुद्र के अंदर किले हैं, पहाड़ियों के अंदर किले हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक दिन कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं कि देखो मैंने इतने किले तैयार कर दिए हैं, अगर दुश्मन एक एक किले को हमारे छोटे किले कितना 54 दिन में भी जीतेगा तो इस मराठवाड़ा को, इस देश को जीतने में दुश्मन को कई साल लगेंगे। ऐसी योजना छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। अब शाइस्ता खान उस किले को अधिकार कर लेता है, बरसात के मौसम में वहां पर रहता है, और इधर छत्रपति शिवाजी महाराज फिरगोजी जो 76 साल के बुजुर्ग जो उस किले में आते हैं, तो उसके बाद फिर उनको भोपालगढ़ किले का किलेदार बना देते हैं। भोपालगढ़ नाम का एक और किला कहते हैं, अरे आप बहुत एक्सपीरियंस वाले किलेदार हो और आपने प्राणों की रक्षा करके भी किले के ऊपर अंतिम श्वास तक आपने संघर्ष किया है, तो आपको हम भोपालगढ़ का किलेदार बना देते हैं। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ये इनके अंदर व्यक्ति की योग्यता पहचानने की बड़ी बड़ी जबरदस्त क्षमता थी। देखिए, नेतृत्वकर्ता वही होता है जो हर व्यक्ति से उसके अनुसार काम ले सके। हर व्यक्ति के अंदर सारी योग्यताएं नहीं हो सकती। समझदार वही होता है जो महर्षि दयानंद कहते हैं कि हमारा भाव एक हो सकता है लेकिन व्यवहार अलग अलग करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की योग्यताएं अलग है। सुई की योग्यता अलग है। कपड़ा सीना है तो सुई काम करेगी, तलवार काम नहीं करेगी। और जहां किसी का सिर काटना है तो वहां पर सुई नहीं काट पाएगी, वहां पर तलवार काम करेगी। तो सुई से सुई का काम लेना, तलवार से तलवार का काम लेना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हर व्यक्ति की योग्यता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता है। नेतृत्वकर्ता के जितने गुण चाहिए और नेतृत्वकर्ता के बारे में, लीडरशिप के बारे में जो सीखना हो, मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज से अच्छा और कोई दूसरा कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसी बायोग्राफी नहीं हो सकती जिसके बारे में सीखा जा सके। अब शाइस्ता खान कि जो 1 लाख के आसपास जो सैनिक हैं वो चाकण में है। बरसात का मौसम निकलता है तो उनको दिल्ली से भी रसद आती है। तो फिर वो पुणे में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का लाल महल है, जो पुणे का किला है, उसको भी घेर लेता है शाइस्ता खान, उसको भी जीत लेता है। और अब क्योंकि लंबे समय तक वहां पर रहना है तो अब शाइस्ता खान पुणे के महल में डेरा डाल देता है और वो बार बार आसपास के क्षेत्र में आतंक मचाता है, लूटपाट मचाता है और बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज को कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार किए या तुम्हें मारने से पहले मैं वापस दिल्ली जाने वाला नहीं हूं, तो इसलिए सामने आकर युद्ध करो। छत्रपति शिवाजी महाराज योजना बनाते हैं सामने आकर युद्ध करने की, क्योंकि सेना बराबर की नहीं है। शाइस्ता खान के पास 5 गुना ज्यादा सेना है, उसके पास संसाधन ज्यादा है, तो इसलिए लड़के आमने सामने की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज जीत नहीं सकते। अब दिन ब दिन शाइस्ता खान का उत्पाद बढ़ता जाता है। वो खुले में पुणे में उन्होंने डेरा जमा लिया और डेरा जमाने के बाद वो अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को भेजते हैं कि इधर चले जाओ, चारों दिशाओं में भेजते हैं। और वो कहते हैं जो गांव मिले वहां पर आग लगा दो, जो व्यक्ति मिले उसको लूट लो, जो कोई महिलाएं मिले उसको उठा लो। तो इस प्रकार से अत्याचार करना शुरू कर देते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब हम अत्याचार करेंगे तो मजबूर होकर, हार कर छत्रपति शिवाजी महाराज को बाहर निकलना पड़ेगा। किले से बाहर निकलेंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज फिर अपनी दरबार में चिंतन करते हैं, बैठक करते हैं। और जब दरबार में चिंतन और बैठक करते हैं तो उस चिंतन में फिर उनके दरबारी कहते हैं कि जो शाइस्ता खान है इससे बातचीत कर ली जाए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि इनसे बातचीत भी करेंगे तो बातचीत करने में भी ये तो यही चाहेंगे कि हम अपने गर्दन काट कर उनको दे दें। अब दरबारी एक और कहते हैं, तो दरबारी कहते हैं कि ये शाइस्ता खान है, इनको टैक्स वसूलना होता है किसी राज्य को विजिट करके, तो हम इनसे बातचीत करके इनको कुछ धन दे दें, धन देकर विदा कर दें। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं धन की इसको आवश्यकता नहीं है। जब दिल्ली से चला था तो औरंगजेब ने इसको 30 करोड़ रुपए देकर भेजा है। मैंने थोड़ी देर पहले 12 करोड़ बताए थे, लेकिन 12 करोड़ नहीं, 30 करोड़ रुपए देकर 4-5 साल तक लड़ सके ऐसी सेना देकर इसको भेजा है। तो ये धन के लिए नहीं आया है। हम इसको ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे तो कितना दे पाएंगे? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। इसके पास 30 करोड़ पहले से ही है, तो इसलिए धन के लिए नहीं आया हुआ, तो इसलिए धन लेकर ये जाएगा भी नहीं। इसके आने का मकसद कुछ और है, तो ये जाएगा भी कुछ किसी और तरीके से। अब छत्रपति शिवाजी महाराज फिर जब उनकी पूरे दरबारी डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि और शाइस्ता खान के अत्याचार बढ़ते चले जाते हैं, अब राजकाज चलाना मुश्किल हो गया, सब लोग किले में कैद होकर रह गए हैं, तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज योजना बनाते हैं। अब योजना क्या बनाते हैं?
उनके गुप्तचर देखिए सक्रिय हैं, गुप्तचर अभी भी सक्रिय हैं, गुप्तचर लगातार काम कर रहे हैं। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज फिर अपने दरबार में बैठते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, जैसे अब एक दिन वो सुबह उठते हैं, फिर अपने दरबारियों से कहते हैं कि मैंने मां तुलजा भवानी से प्रार्थना की थी और तुलजा भवानी से फिर मुझे ऐसी अंदर से संकेत हुआ है कि जैसे अफजल खान मारा गया ऐसे ही शाइस्ता खान को भी, शाइस्ता खान से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, शाइस्ता खान को भी शाइस्ता खान से का भी निपटारा हो जाएगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज 400 सैनिकों की एक टुकड़ी लेते हैं। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, और किसी देश का राजा खुद सर्जिकल स्ट्राइक में जाए। आज तो सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडो को भेजा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए खुद जाते हैं। अब शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में है। लाल महल किसका है? छत्रपति शिवाजी का है। पुणे के चप्पे चप्पे को छत्रपति शिवाजी महाराज को जानकारी है। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज सोचते हैं कि आमने सामने की तो टक्कर ले नहीं सकते। अब अफजल खान को मारा है बुलाकर संधि करने के बहाने, अब शाइस्ता खान संधि करने के बहाने तो आ नहीं सकता। और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक और विशेषता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितनी रणनीतियां अपनाई, जितनी सर्जिकल स्ट्राइक की, जितने किले जीते, उसमें एक रणनीति को दोबारा उन्होंने कभी रिपीट नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि एक ट्रिक अभी की हो तो दोबारा जो विजय प्राप्त की या दोबारा काम किया तो उसी ट्रिक से किया हो। हर बार उनकी ट्रिक नहीं होती थी, हर बार उनका तरीका नया होता था। अब क्योंकि अब अफजल खान के साथ जो हुआ तो शाइस्ता खान को भी पता है, तो शिवाजी महाराज को पता है कि अफजल खान वाली ट्रिक क्या नहीं चलने वाली, वो अकेले में मिलने नहीं आने वाला, और मिलने आने वाला है तो ये अफजल खान वाली ट्रिक नहीं चलेगी, तो अब कोई दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, दूसरी ट्रिक करनी पड़ेगी। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज का मस्तिष्क देखिए। आज सुबह यज्ञ हो रहा था कनखल में, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुबह के उद्बोधन में यह कहा कि जब हनीमून पीरियड होता है, मतलब जब राज्य बना हुआ है, सारी अनुकूलताएं हैं, कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रतिकूलताएं नहीं है, तो कोई भी काम चला सकता है। जैसे अब घर में सब कुछ आटा दाल चावल है और पिताजी कमाने वाले हैं, तो कोई भी बेटा घर चला सकता है। लेकिन उस स्थितियों में जब आमने सामने प्रतिकूलताएं हों, संघर्ष हों, विपत्तियां हों, पैरों में छाले पड़े हों, लक्ष्य बहुत दूर हो, बहुत सारी आपदाएं हों, चारों ओर विरोध हो, संघर्ष, और उस समय जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो सफलता की कीमत उसी की होती है। देखिए मेडल तो बाजार में 10-10 रुपए में मिल जाते हैं, 5-5 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन मेडल की कीमत उसी की होती है जब पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये मानते थे कि संघर्षों से ही व्यक्तित्व की, नेतृत्व की पहचान होती है। तो सुबह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि जब हनीमून पीरियड हो, जब सारी चीजें अनुकूल हो, जब सारी अनुकूलताएं हो, तो उस समय तो कोई भी सफलता का दंभ भर सकता है, सफलता की बात कर सकता है। लेकिन असली सफलता तो तभी है जब प्रतिकूलताओं के बीच में हो। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मनोदशा देखिए, चारों ओर से घेरा हुआ है, अपने से 5 गुना बड़ा दुश्मन है, और दुश्मन चारों ओर उत्पाद मचा रहा है। दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते, दुश्मन के साथ संधि नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन का एक ही तरीका है, अभी किसी भी तरीके से मुझे तो जान से मारना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 400 सैनिकों के साथ योजना बनाते हैं। और हम कई बार खुद सोच के देखें, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ा, और केवल पढ़ा नहीं, मैं इसको पढ़ा नहीं कहूंगा, पढ़ा कहता तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करता तो वो बातचीत 1 घंटे की होती, और उस बातचीत में मुख्य मुख्य घटनाएं होती, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुए, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से, कब उनका राज्याभिषेक हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, ऐसी बातचीत हुई। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के हर एक पहलू के ऊपर और छत्रपति शिवाजी महाराज के हर एक पहलू, हर परिस्थिति के अंदर मैंने सोचने की कोशिश की कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या सोचता। कई बार जब संघर्ष और प्रतिकूलताएं आए तो हम ये सोचें छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन पढ़ने के बाद, जो मैंने सोचा कि इस समय यदि छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो वो क्या करते। हर बच्चे को, हर युवा को यदि हम ये सोचने के लिए मजबूर कर दें और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतना पढ़ा दें, तो मुझे लगता है कि भारत आज भी विश्व गुरु बन सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो आज क्या करते, ये चिंतन का विषय है। ये चिंतन की धारा हमारे एक एक युवा के मन में आ जाए तो भारत बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। हर बच्चे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो सकते हैं। तो उस समय की परिस्थितियों में देखिए, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो हिम्मत हार देता या तो सरेंडर कर देता। अभी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना में जिन लोगों को 15 दिन 20 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, तो उसके भय के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। संघर्ष नहीं है, ये कोरोना से केवल 2% लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी भय है।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हिम्मत देखिए, उन विपरीत परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क को शांत रखना, अपना काम चलाना और काम चलाने के साथ साथ दुश्मन को हराने की योजना बनाना। अब अच्छा, इसमें और देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये जो सब किया ना, ये देश के लिए किया। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते तो आराम से आदिल शाह की अधीनता स्वीकार कर लेते, चाहते तो औरंगजेब की मुगलों की अधीनता स्वीकार कर सकते थे। तो आराम से किसी महल में रहकर सुबह शाम उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना मिल जाता, जागीरदार वो थे ही, किसी बड़ी जागीर मिल जाती, 5,000 की मनसबदारी मिल जाती, तो आराम से वो अपना काम चला सकते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। उनके सामने मौका था, वो चाहते तो आराम से बहुत लीजर टाइम स्पेंड कर सकते थे, आराम से रानियों के साथ रंगरेलियां मना सकते थे, अपनी वासना की पूर्ति कर सकते थे, महल के मोटे गद्दों के ऊपर सो सकते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो मार्ग नहीं चुना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार्ग चुना संघर्ष का। और ये जो संघर्ष था, इनकी खुद की इच्छा थी कि मुझे संघर्ष करना है, देश के लिए संघर्ष करना है, विदेशी आक्रांताओं को बाहर निकालना है। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज योजना बनाते हैं, 400 सैनिकों के साथ योजना बनाते हैं और उस योजना की बारीक माइक्रो प्लानिंग करते हैं। अब वो योजना, वो सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज योजना बनाते हैं कि शाइस्ता खान का जो मेन महल है, जहां पर शाइस्ता खान सोता है, मैं रात को उस महल में जाऊंगा, शाइस्ता खान को मारूंगा और मारकर बाहर वापस ले आऊंगा। अब सैनिक कितने हैं? 400। शाइस्ता खान के सैनिक कितने हैं? 1 लाख। जगह किसकी है? शाइस्ता खान की। सुरक्षा किसकी है? शाइस्ता खान की। शाइस्ता खान कहां है? अपने महल के अंदर बंद है, चारों ओर सेना के तंबू लगे हुए। उनका महल भी कहां? महल भी कोई जंगल में महल नहीं है कि केवल एक महल हो, 10-20 सुरक्षा गार्ड हो। जो शाइस्ता खान का महल है, अब शाइस्ता खान, उसके जो मेन पदाधिकारी, उसका परिवार, उसका बेटा, उसकी पत्नियां, उसके हरम की जो उसकी जो रखेल से लेकर रानियों तक, उसको कुछ भी नाम लिया दिया जाए, वो सब उसके महल में रहते हैं। अच्छे से अच्छे गार्ड और कमांडो वहां पर लगाए हुए हैं और उस महल के चारों ओर छावनी का क्षेत्र है। अपने यहां जो कैंटोनमेंट आपने देखा है ना, जो कैंट एरिया होता है, कि कैंट एरिया में कोई भी व्यक्ति है वो सैनिक है, वो वर्दी में है, बिना वर्दी में है, तो हर व्यक्ति सैनिक है। तो उस कैंट में जाकर, मतलब शाइस्ता खान का महल पूरी तरह सुरक्षित और महल के चारों ओर भी छावनी, छावनी मतलब सैनिक ही सैनिक, शाइस्ता खान की पूरी सेना उसके चारों ओर, उसके अंदर घुसकर और उसको मार के आने की प्लानिंग छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं। और प्लानिंग करने के लिए वो केवल हवाई प्लानिंग नहीं करते हैं कि मैं तो महल के अंदर सेफ रहूंगा, मैं अपने इस सूबेदार को भेज देता हूं, अपने इस सैनिक को भेज देता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपने केवल तानाजी फिल्म देखी होगी तो आपके मन में आया होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी को क्यों भेजा, क्योंकि तानाजी ने जो विजय प्राप्त की, वो मूवी के अंदर जो विजय प्राप्त की, उसमें भी जान को खतरा था और एक तरीके से प्राणों को दांव पर लगाने वाली बात थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इन अभियानों का नेतृत्व खुद करते थे उस समय, क्योंकि तानाजी ने खुद मना किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्राणों की कीमत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज सदैव जाते रहे हैं। तो उस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पूरा निखर के पूरी चीजें नहीं आ पाती, क्योंकि वो तानाजी के ऊपर थी, तो तानाजी भी बहुत महान थे, लेकिन तानाजी को बनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज कितने महान होंगे, इसका आप अंदाजा लगाइए। आपने यदि वो मूवी देखी है, और यदि वो मूवी नहीं देखी तो जो लॉकडाउन का समय उसमें देख डालिए आप, आपको यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी मिल जाएगी, और आपको समय लगे तो उसको 3 बार 4 बार 5 बार देखिए। और केवल देखिए नहीं, उसके ऊपर हर परिस्थिति के ऊपर, हर घटना के ऊपर चिंतन मनन कीजिए, मंथन कीजिए कि ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, और यहां क्या हो सकता था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ये योजना बनाते हैं 400 सैनिकों के साथ। अब योजना की माइक्रो प्लानिंग करते हैं, जैसे अफजल खान के समय की वैसी माइक्रो प्लानिंग, कि जो सैनिक हैं वो कौन कौन सैनिक रहेंगे, कितने घोड़े रहेंगे, कितने घुड़सवार रहेंगे, किस रास्ते से जाना है। अब रास्ते से जाएंगे तो पुणे के एरिया में जो छावनी के बाहर है, बाहर भी कोई ना कोई गेट तो होगा। सुरक्षा तो पहले पुराने जमाने में भी होती थी, पुराने जमाने में जो रास्ते होते थे, उन रास्तों के ऊपर भी जब नगर में एंट्री करते थे, नगरपाल होते थे, नगर के द्वारपाल होते थे, उसके सैनिक होते थे, और वो देखने के बाद ही एंट्री देते थे। तो एंट्री कैसे करनी है, किस समय एंट्री करनी है, रात को किस समय आक्रमण करना है, आक्रमण करते हुए वापसी किस रास्ते से करनी है, दुश्मन को चकमा कैसे देना है, दुश्मन को शोर शराबा सुनाई ना दे इसके लिए क्या करना है, और दुश्मन को जब वापसी करें तो वापसी करते हुए क्या शब्दों का प्रयोग करना है, क्या संकेतों का प्रयोग करना है, इन सारी चीजों की माइक्रो प्लानिंग छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है, उस समय रमजान का महीना चुनते हैं,
और रमजान के महीने में भी जो रात होती है वो काली रात होती है, जिसमें हाथ को हाथ दिखाई ना दे। उस काली रात में मशाले लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज शाम को निकलते हैं। अब रात को एंट्री करेंगे दुश्मन के क्षेत्र में तो शक ज्यादा होगा, तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज शाम को जब जाते हैं तो रमजान का महीना चल रहा है, शाम को रात को लोग दिन में पूरे दिन भूखे प्यासे हैं, भूखे प्यासे के होने के बाद वो कई कई गुना खा के, और क्योंकि शाम को ही पानी मिला है तो खूब पानी पी के, खूब सारा खाना खा के, खूब हैवी डाइट लेकर वो रात को सुस्त पड़े हैं, सुस्त सो रहे हैं। वैसी परिस्थिति उन्होंने चुनी। और जब वो शाम को जाते हैं, रात को एंट्री नहीं करते, एंट्री शाम को करते हैं। अब शाम को एंट्री करते हैं तो जब बाहरी गेट के ऊपर उनको रोका जाता है तो सारे जो सैनिक हैं, वो जो मुगल सरदार काम करते थे उसी भाषा में काम करते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं। जब उनको गेट पर रोका जाता है और गेट पर पूछा जाता है कि कौन हो आप, कहां से आए हो, तो वो कहते हैं कि हम तो मुगल साम्राज्य के शाइस्ता खान के सैनिक हैं, कटक में गए थे, उस कटक के दक्षिण के अभियान के ऊपर हम गए थे, कर्नाटक की साइड में। तो वहां से अभियान से हमें कोई काम दिया था, उस काम को देकर हम रिपोर्ट देने के लिए शाइस्ता खान अपने सूबेदार के पास, अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास जा रहे हैं, वहां से वापस आए हैं और हम तो शाइस्ता खान के मुगल सल्तनत के काम से लगे हुए हैं। अब देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चला है। आपको मैं ध्यान दिलाऊं, इराक में एक बार ऐसा हुआ, इराक ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले ली। अब इराक ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले ली इराक ईरान में, तो उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपने ये परमाणु संयंत्र बनाने शुरू कर दिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने शुरू की थी। दुनिया को क्या कहा कि हम तो इसमें शांतिपूर्वक काम करेंगे, लेकिन योजना बम बनाने की थी। इजराइल को पता है, लेकिन दुनिया के सामने अब उन्होंने कुछ देशों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं बोल रहा, कोई दूसरा देश कुछ नहीं बोल रहा। और जब इजराइल को पता लगा कि यह परमाणु बम यदि बन गया तो इन सारे लोगों का सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि किसी भी तरीके से इजराइल को खत्म करें। अब मैं आपको इजराइल के बारे में बताता हूं। मिडिल ईस्ट में आप देखिए, इजराइल, ये जो नाखून है ना, इसके बराबर है। आप ये हथेली देख रहे हैं ना, ये पूरा अरब है। इस अरब में जो इजराइल है वो कितना है? नाखून के बराबर। ये जो मेरा नाखून आपको दिखाई दे रहा है ना, इजराइल की जनसंख्या कितनी है? 50 लाख की। अरब की जनसंख्या कितनी है? लगभग 50 करोड़ की। तो इस बड़ी जनसंख्या के अंदर वो बीच में सरवाइव करते हैं, और सरवाइव नहीं करते, बहुत स्वाभिमान के साथ रहते हैं। और हर बार जब उनकी लड़ाई होती है, एक बार तो 6 देशों के साथ लड़ाई हुई, तो 6 के 6 देशों को उन्होंने 6 दिन के अंदर हरा दिया। ऐसा इजराइल है। अब ये जो इजराइल काम करता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माइक्रो प्लानिंग के ऊपर, उनकी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, उनके रास्ते के ऊपर काम करता है। भारत ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भुला दिया, लेकिन इजराइल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वार टेक्नोलॉजी को याद रखा। मैं ये नहीं कहता कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वार टेक्नोलॉजी को आज पूरी दुनिया में कोई प्रयोग करने वाला देश है तो वो इजराइल है। तो इजराइल ने एक बार क्या हुआ, जो परमाणु संयंत्र बने हुए थे उनके ऊपर एक योजना बनाई कि अब तो ये यूएनओ वगैरह से बात करने का कोई फायदा नहीं, कोई अमेरिका से बात नहीं करनी, कोई प्रतिबंधों की चिंता नहीं करनी। विश्व समुदाय गया एक साइड में, जब हम जिंदा रहेंगे तो ही तो हमारे लिए यूएनओ है। और उन्होंने योजना बनाई कि तो हमारा छोटा सा देश है, परमाणु बम अरब देशों में से एक ने भी बना लिया तो पहला बम हमारे ऊपर गिरने वाला है। और ये जब बम बना लेंगे तो बनाकर जब गिराएंगे तो इनके लिए कोई नियम कायदे कानून, कोई शांति, कोई विश्व शांति, कोई मानवता कुछ नहीं है इनके पास। इनके सामने ये सारे शब्द गौण हैं। और आपने देखा होगा आईएसआईएस जो इराक में, सीरिया में कैसे गर्दन काटता है, कैसे लाइन में खड़े करके गोलियां चलाता है, कैसे कैसे काम करता है। आप कल्पना कीजिए कि एक महिला, यजीदी महिला, उसके परिवार को पकड़ा, उसके पति को मार दिया, उसके बच्चे की हत्या करके उसके खून से मिले हुए उसका मांस पकाकर उस महिला को खिला दिया। किसी की हत्या करना, देखिए दुश्मनी है, शत्रुता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से युद्ध करता है तो हत्या की जा सकती है, लेकिन ऐसी दरिंदगी और ऐसी दानवता, इसके लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं हमारे शब्दकोश में। तो ऐसी दानवता दिखाने का काम केवल इस विचारधारा के लोग कर सकते हैं। तो इजराइल ने सोचा कि ये अगर आ गए तो ये मुझे छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इजराइल ने कोई परवाह नहीं की, उसने अपने फाइटर जेट लिए, योजना बनाई। एक दिन दोपहर को 12 बजे ठीक कि इस योजना में हमारे ऐसे 6 फाइटर जेट मिलेंगे, 6 तो आगे जाएंगे और 6 को कवर अप करने के लिए 2 फाइटर जेट और पीछे रहेंगे। अब इजराइल की दिक्कत क्या है, इस देश में जहां रिएक्टर बन रहे थे, वो ईरान या इराक एक देश था, अभी मुझे
ध्यान नहीं आ रहा, शायद इराक था। तो इराक में जैसे ये बनेंगे तो इराक तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम 3 देशों की बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ता था। अब 3 देशों की बाउंड्री को क्रॉस करना है तो इराक तक पहुंचने से पहले ही जो पहले देश की बाउंड्री में जाएंगे तो वहां के जो लोग हैं वो, उनको जैसे ही पता लगेगा कि इजराइल के फाइटर जेट मेरी सीमा में आ रहे हैं तो वो वहीं पे उनको मार देंगे। उस देश से बच गए तो दूसरे देश वाले मार देंगे। तो उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी की इजराइल के लोगों ने जैसे ही अपने फाइटर प्लेन उड़ाए, एक तो पहले इतनी कम ऊंचाई पे उड़ाए कि वो रडार की रेंज से बाहर हो गए। अब रडार की रेंज से बाहर होने के बाद भी पूरी तरह से बाहर नहीं हुए थे, एक हिस्से तक रडार की रेंज में वो थे। तो जैसे ही उन्होंने इजराइल के पास जो पहली सीमा लगती है, मान लीजिए जॉर्डन कंट्री की लगती है, तो इजराइल के फाइटर प्लेन जब जॉर्डन की सीमा में गए तो उनके माइक्रो प्लानिंग देखिए इजराइल की, अपने पायलट को उन्होंने जॉर्डन की जो अरबी भाषा है वो सिखा दी। और जैसे ही वो जॉर्डन की भाषा में गए, अब जॉर्डन के पास में दूसरा कोई और देश है, मान लीजिए सीरिया है, तो उन्होंने जॉर्डन में सीरियन लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी कि हम सीरिया के फाइटर जेट हैं और गलती से जॉर्डन की सीमा में आ गए और अब हम वापस जा रहे हैं। अब इस भाषा में बात करते हुए वो जॉर्डन से सीरिया पहुंच गए। अब सीरिया पहुंचे तो उन्होंने जॉर्डन की भाषा में बात करनी शुरू कर दी और बात करके उनको ये दिखाया कि हम तो जॉर्डन के फाइटर प्लेन है, गलती से सीरिया में आ गए। और ऐसे झांसा देते हुए वो जॉर्डन को भी क्रॉस कर गए, सीरिया को भी क्रॉस कर गए और वो इराक के ऊपर पहुंच गए। इराक के ऊपर पहुंचकर उन्होंने एकदम हाइट लेकर एकदम ऊपर से गोता लगाया और 2 मिनट के अंदर उन्होंने इतनी बमबारी की, उस परमाणु रिएक्टर को तहस नहस कर दिया और उसके बाद उसी गति से ऊपर आए और तेजी से उड़ते हुए वापस अपने इजराइल में आ गए। 5-6 घंटे के अंदर ये सारा ऑपरेशन खत्म करके उन्होंने किस्सा खत्म कर दिया। उसके बाद यूएनओ में बहस होती रही, उसके बाद प्रस्ताव पारित होते रहे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज की शैली है। जब हमें पता है कि सामने वाला दुश्मन मारने वाला है तो उस समय नियम कायदे कानून नहीं देखे जाते। नियम कायदे कानून तो तब चलते हैं जब हम जीवित रहेंगे। युद्ध का तो एक ही नियम होता है, किसी भी तरीके से विजय प्राप्त करनी। और युद्ध के अंदर जहां सामने वाला व्यक्ति दुष्ट हो तो वहां नियम नहीं चलते, वहां मर्यादा नहीं चलती, वहां तो कुटिलता चलती है, वहां तो रणनीति चलती है, वहां तो साम दाम दंड भेद चलता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उनको कहा कि हम तो मुगलिया सैनिक हैं और हमें कर्नाटक के अभियान पर भेजा गया था शाइस्ता खान द्वारा और हम तो रिपोर्ट देने के लिए, अब वो अभियान हमने पूरा कर दिया, अब कल के लिए हमें उनको से आदेश लेना है, तो इसलिए आदेश लेने के लिए जा रहे हैं। अब दूसरी चौकी के ऊपर रोका गया तो वहां भी उन्होंने घुमा फिरा के बात करके उनको कहा कि हम तो यही सैनिक हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर हैं अंदर, तो इसलिए अंदर उनको पूरी जानकारी है। तो उनसे बातचीत करते हुए वो उनके 2-3 अधिकारियों के नाम भी लेते हैं, उस समय के जो अभियान चल रहे हैं उन अभियानों की जानकारी भी दे देते हैं। और वास्तव में शाइस्ता खान की सेना उस दिशा में गई भी होती है, लेकिन सैनिक दूसरे होते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उन सैनिकों के नाम पर अपनी एंट्री करवा देते हैं। अब एंट्री करवाने के बाद वो महल के पास जाकर छिप जाते हैं, शाम होते ही छिप जाते हैं। और शाम होने के बाद जैसे ही आधी रात होती है, अब छिपते शाम को हैं, अब शाम को महल के अंदर एंट्री करेंगे तो महल की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी है। देखिए, आपको महल में एंट्री करना है तो शाइस्ता खान के महल में एंट्री कौन करेगा? सेना का अधिकारी वही करेगा जिसको शाइस्ता खान बुलाएंगे। इसके अलावा महल में उनका परिवार है, तो उस महल में एंट्री तो केवल प्रमुख व्यक्ति ही दिन में कर सकते हैं, वो रूटीन का रास्ता नहीं है। तो शाइस्ता खान पास में छुप जाते हैं। अब रात में लाल महल के पीछे का एक दरवाजा जो शाइस्ता खान ने बंद करवा दिया था, उसको और सिक्योर बनाने के लिए ईंटों से चिनवा दिया था, उस जिस रास्ते की जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज को होती है, वहां की ईंटें उखाड़ी जाती हैं, वहां से एंट्री की जाती है। एंट्री करके फिर महल के अंदर छुपा जाता है। और जब आधी रात हो जाती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में डिप्यूट कर देते हैं ताकि बाहर से भी कोई आए तो उनकी तरफ ना जाए। और एक सैनिकों के अपने ग्रुप को वो भेजते हैं, वहां पर एक नगाड़ खाना होता है। देखिए, हर जगह जहां महल होता है तो वहां पर कुछ वाद्य यंत्र बनाने वाले, धवनी नगाड़े बजाने वाले लोग होते हैं। तो नगाड़ खाने में जाता है और वो उनको कहता है कि जैसे ही संकेत मिले तो नगाड़े बजवाना शुरू कर देता है, संगीत करवाना शुरू कर देता है, ताकि अंदर के महल की आवाज बाहर नहीं जाए और बाहर की सेना अंदर नहीं आए। नगाड़े बजवाना शुरू कर देता है। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को अलग अलग स्थान के ऊपर डिप्यूट करके कि ताकि बाहर से कोई भी आए तो बच के ना जा पाए, तो शाइस्ता खान के महल में जाते हैं। शाइस्ता खान महल में जनानियों के बीच में होता है, तो शाइस्ता खान के पास जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज उसके ऊपर वार करते हैं।
तो एक बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं, वो उसकी गर्दन के ऊपर वार करते हैं, तो शाइस्ता खान अपना हाथ अड़ा लेता है, तो उसके हाथ की उंगलियां काट दी जाती हैं। और हाथ की उंगलियां जैसे ही कटती हैं तो महिलाएं जो उस समय जाग जाती हैं वो मशाल बुझा देती हैं। मशाल बुझा देती हैं तो अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे का लाभ उठाकर शाइस्ता खान महिलाओं के बीच में छुप जाता है। और महिलाओं के बीच में छुपकर छत्रपति शिवाजी महाराज जब देखते हैं कि अंधेरा हो गया और अब शाइस्ता खान को ढूंढना संभव नहीं है, और उस समय तक पूरे महल में पूरा हल्ला हो जाता है, उस हल्ले को सुनकर कुछ शाइस्ता खान के सैनिक आते हैं। उन सैनिकों को छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक वहीं पर निपटा देते हैं। शाइस्ता खान का बेटा जो वहीं शाइस्ता खान के पास में सो रहा होता है, पास के कमरे में, वो अकेला बाहर आता है हथियार लेकर, तो उसको भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक वहीं पर निपटा देते हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाता, एक सैनिक मराठा के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है और वहीं पर मारा जाता है। अब जब छत्रपति शिवाजी महाराज देखते हैं कि अब शाइस्ता खान मिलने वाला नहीं है, उसकी उंगलियां कट गई हैं, अब छत्रपति शिवाजी महाराज ये सोच लेते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है और इसकी यदि उंगलियां भी कटी हैं तो भी ये बड़ा काम है, इसकी बेइज्जती तो हो ही गई, हमारा यहां आना और आकर वापिस जाना सुरक्षित, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद मुगल सल्तनत की इतनी बेइज्जती होगी कि और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, नगाड़े बज रहे होते हैं तो बाहर की सेना को पता नहीं लग पाता, उनको कोई शब्द संकेत नहीं मिल पाता, उनको अंदाजा भी नहीं होता कि महल में क्या हो रहा है। अब शाइस्ता खान है वो अपनी धुन का व्यक्ति है, तो बाहर की सेना के लोग खा पीकर रमजान में खूब ठूस ठूस कर खाकर सो रहे होते हैं, तो एक तो उनको उठने की वैसे ही फुर्सत नहीं है। दूसरा, शाइस्ता खान के बारे में पता है कि शाइस्ता खान का कब मन चल जाए तो वो संगीत कर ले, रात को मुजरा सुनना शुरू कर दे, रात को नगाड़े बजाना शुरू कर दे, क्योंकि वो बहुत सनकी आदमी है, इसलिए वो सैनिक भी ज्यादा परवाह नहीं करते। अब छत्रपति शिवाजी महाराज निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो इतने जो महल के सैनिक होते हैं, बाहर की सेना में तो पता नहीं लग पाता, लेकिन जो महल के सैनिक होते हैं वो जाग जाते हैं। जो पहरेदार हैं वो सोए हुए पहरेदारों को भी उठा लेते हैं और वो चिल्लाने लग जाते हैं कि कोई ना कोई दुश्मन आया है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के खुद जो सैनिक हैं वो महल में बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते निकलते चिल्लाते हैं, गनी गनी गनी, दुश्मन दुश्मन, पकड़ो पकड़ो, और वो ऐसे शो करते हुए भागते हैं कि जैसे वो दुश्मन को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। अब जो मुगल सैनिक है उनको भी पता नहीं लग पाता कि ये हमारे सैनिक हैं या दूसरे सैनिक हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक काम और किया, अब वो जिस रास्ते से एंट्री उन्होंने की थी उस रास्ते से बाहर नहीं निकले, वो जो बाहर निकलते हैं जंगल के रास्ते से बाहर निकलते हैं और अपने साथ जो 400 सैनिकों में से कुछ सैनिकों को एक दूसरे रास्ते के ऊपर खड़ा कर देते हैं, कुछ सैनिकों को दूसरे रास्ते के ऊपर मशाल जलवाकर खड़ा कर देते हैं। और शाइस्ता खान के सैनिकों को यह लगता है कि अभी भी दुश्मन कहीं आसपास है, और जब तक वहां पर दुश्मन को समझने का मौका मिलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज वापस अपने किले में पहुंच जाते हैं। अब यह घटना देखने में तो छोटी है, शाइस्ता खान को जैसे उंगलियां कटते हैं तो शाइस्ता खान की और पूरी मुगल सल्तनत की खूब थू-थू होती है। अगले दिन जो औरंगजेब है, औरंगजेब उस समय कहां है, 1963 के आसपास औरंगजेब है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ना, ये 2 साल बाद 1960 में 59 में अफजल खान का वध किया, 1960 में पुणे पहुंचा शाइस्ता खान, और पुणे पहुंचने के बाद 2 साल तक वो उत्पात मचाता रहता। 1663 में जब ज्यादा उसका उत्पाद होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में काटनी थी शाइस्ता खान की गर्दन, लेकिन उसकी उंगलियां कटना, केवल उंगलियां कटना नहीं है, गर्दन कटती तो शायद हो सकता है कि वो शहीद हो जाता, लेकिन उसकी उंगलियां कटने से उसके मरने से भी ज्यादा बेइज्जती उसकी हुई। ये उंगलियां केवल शाइस्ता खान की नहीं कटी थी, ये पूरे मुगल सल्तनत की नाक कटी थी। क्योंकि मुगल सल्तनत के बारे में जैसे जो बड़े जो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, उनकी दादागिरी और उनका नाम चलता है। उनके इलाके में कोई उनकी नाक के नीचे घुसकर उनकी नाक काट ले जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होती है। तो औरंगजेब उस समय कहां होता है, औरंगजेब होता है मराठवाड़ा से, पुणे से 1500 कोस दूर कश्मीर में। अगले दिन औरंगजेब को खबर मिलती है, अपना जो तंत्र होता है, अगले दिन तो क्या मिली होगी, 3-4-5 दिन बाद मिली होगी। तो जैसे उसको खबर मिलती है तो औरंगजेब अपना माथा पीट लेता है और औरंगजेब ये कहता है कि ये शाइस्ता खान यदि मेरा मामा नहीं होता तो जिसने मुगल सल्तनत की इतनी इंसल्ट करवाई है, मैं उसकी गर्दन कटवाकर, उसकी खाल खिंचवाकर, उसमें भूसा भरवाकर, उसको मैं चारों दिशाओं में टुकड़े करवाकर अपने दिल्ली के दरबार में चौक में लटका देता। अब पूरे मुगल सल्तनत में और पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद होता क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार होती है। और ये जो मुगल सेना है इसका मोरल डाउन हो जाता है, और जो मराठा सेना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना है, इसका मोरल बहुत बुस्ट हो जाता है कि हमारे सामने अब कोई भी आ जाए। अफजल खान आया 80,000 की सेना लेकर, उसको हमने मजा चखा दिया।
शाइस्ता खान आया पूरे मुगल साम्राज्य की 1.5 लाख की सेना लेकर, उसको हमने मजा चखा दिया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस दुनिया में जितने काम होते हैं वो सारे काम पॉजिटिव थिंकिंग से होते हैं, सकारात्मक सोच से होते हैं। वो सारे काम यदि होते हैं तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड से होते हैं, उत्साह से होते हैं, मोटिवेशन से होते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज खुद सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए गए हैं। तो हर व्यक्ति क्या देखता है कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज है यही हमें बचा सकता है और यही हमारा मसीहा हो सकता है, और इससे अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। अब ये होने के बाद मुगल साम्राज्य में क्या होता है, मुगलों के सैनिक और मुगल दरबार में चर्चा क्या होती है, औरंगजेब की नाक कट जाती है, और नाक कटने के बाद मुगल सैनिकों में यह चर्चा होती है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, ये कोई भूत प्रेत विद्या को जानता है। ये अच्छा, पुराने जमाने में कोई फैक्ट तो होते नहीं थे, लोगों के अंदर अंधविश्वास भी होते थे, तो लोग बात करते थे कि ये कुछ ऐसी विद्या जानता है कि एक समय पर 2 जगह पर भी रह सकता है। ये कोई ऐसी विद्या जानता है कि अदृश्य होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। तो पूरे मुगल सैनिकों का मोरल बहुत डाउन हो जाता है। अब औरंगजेब, ये शाइस्ता खान वाला मामला होने के बाद किसी भी सूबेदार को किसी से बात करता है तो आपस में जो बात करते हैं वो कहते हैं कि हम बिना हथियार के शेर से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें जंगल में छोड़ दिया जाए और बिना हथियारों के शेर से लड़ने के लिए कहा जाए तो हम शेर से लड़ लेंगे, लेकिन कोई हमें सेना देकर कोई ये कहे कि हम पूरी दुनिया की संपत्ति देंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ लें, तो शिवाजी महाराज से हमें नहीं लड़ना। अफजल खान और शाइस्ता खान के बाद शिवाजी महाराज का जो कद है वो पूरे देश में बढ़ गया, और देश में केवल मुगल नहीं है, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं, उन सबके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का कद बढ़ गया। और सारा जो स्वराज्य है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जितनी जनता है, जितने सैनिक है, उनका मोरल बहुत बूस्टअप हो गया। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। अब इसकी माइक्रो प्लानिंग देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह कोई और होता तो वो अपने 400 सैनिकों को मरवा डालता। उस समय कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी किसी के पास। छत्रपति शिवाजी महाराज की माइक्रो प्लानिंग, सैनिकों का चुनाव कैसे करना है, दिन का चुनाव क्या करना है, समय का चुनाव क्या करना है, ऋतु का चुनाव क्या करना है, सैनिक किस समय खा पीकर पड़े होंगे, स्थान की जानकारी, जासूसों का उपयोग, क्या वेशभूषा पहननी है जो मुगल सैनिकों जैसी दिखाई दे, किस भाषा का प्रयोग करना है, किस चौकी पर रोका जाएगा, वहां पर क्या उत्तर देना है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, अबनॉर्मल कंडीशन क्या होगी, इमरजेंसी कंडीशन क्या हो सकती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तीनों स्थितियों का विश्लेषण किया कि महल में जाएंगे तो हल्ला होगा, चीख पुकार होगी, तो चीख पुकार को दबाना है तो संगीत में नगाड़े बजवाने के लिए एक टीम को लगाया कि नगाड़े बजाएंगे। वापसी का रास्ता क्या होगा, वापसी करते हुए क्योंकि सेना बहुत बड़ी है, 400 सैनिकों का पीछा करेंगे तो पीछा करते करते पकड़ जाएंगे, तो 80,000 की जो उस समय छावनी में सेना है, देखिए शाइस्ता खान की 1.5 लाख की सेना में 80,000 की सेना पुणे के महल के आसपास है, बाकी सेना अलग अलग जगह उसने डिप्यूट की हुई है। तो उस सेना से बच के कैसे निकलना है, दुश्मन को धोखा कैसे देना है, ये सारी माइक्रो प्लानिंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बारीकी से की। और इस सर्जिकल स्ट्राइक से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मोरल बूस्ट हुआ, जो सारी चीज हुई, वो तो हुई ही। शाइस्ता खान का एक बेटा मारा गया, दुश्मन के मर्म पर चोट करना, दुश्मन की नाक काटना, दुश्मन के बेटे को मारना, मुगल सल्तनत की नाक काटना, मुगल सल्तनत का मोरल डाउन करना, ये सब इस सर्जिकल स्ट्राइक से छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज को और क्या मिला, औरंगजेब को जैसे ही सूचना मिली तो उसने कहा कि इसकी जगह को मेरा मामा नहीं होता तो मैं इसकी खाल खिंचवा कर इसमें भूसा भरवा देता। और औरंगजेब ऐसा व्यक्ति है, वो मामा की भी भरवा देता, लेकिन शाइस्ता खान ने औरंगजेब के लिए सारी उम्र काम किया। तो औरंगजेब ये मानता था कि इसने इतना काम किया है तो चलो मैं इसकी जान नहीं लेता, और उसको बंगाल में, असम में भेज देता है कि तुम वहां जाओ, वहां करने के लिए कोई काम नहीं है, तुम सबसे निकम्मे हो, नकारा हो। और औरंगजेब अपना माथा पीट लेता है। ये शिवाजी महाराज की सर्जिकल स्ट्राइक थी। आजकल वार रूम होते हैं ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपना वार रूम रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कम्युनिकेशन गैप नहीं था। हर सैनिक के साथ उनकी माइक्रो डिटेलिंग थी कि किस सैनिक को क्या काम करना है, और जो काम करना है उसमें उन्होंने 3 स्थितियों के ऊपर सोचते थे कि नॉर्मल तो ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मल में हो सकता है कोई परिस्थिति बदल जाए, तो अब नॉर्मल ये हो सकता है, इमरजेंसी ये हो सकता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्लानिंग थी, डिटेल प्लानिंग थी, वार रूम प्लानिंग थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके जवान जोशीले तो थे, लेकिन जल्दबाज नहीं थे। उन्होंने धैर्य का भी पालन किया, वेट किया 3 साल तक। शाइस्ता खान उपद्रव मचाता रहा तो जाकर उससे उलझे नहीं,
उसको जब बहुत आराम से उसको रिलैक्स करने के बाद जब उसको घमंड हो गया कि मुझे कोई महल में कोई छेड़ नहीं सकता, तो उस समय जाकर सर्जिकल स्ट्राइक से की। कैसे कैंप में जाना है, कहां जाना है, किस रफ्तार से जाना है, कैसे लौटना है, कैसे चकमा देना है, ये सारी डिटेल प्लानिंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। और 5 अप्रैल 1663 को मुझे लगता है कि ये जो दिन है ना, इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हमारे बच्चे को तो शाइस्ता खान के बारे में पता नहीं होगा, हमारे बच्चों को तो यूं भी नहीं पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, किस प्रकार की डिटेल प्लानिंग हमारे पूर्वज करते थे। तो ये 5 अप्रैल का दिन आप नोट कर लीजिए, मुझे भी ध्यान रहेगा तो मैं सोशल मीडिया में इस चीज के बारे में, शाइस्ता खान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में इसको मनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय त्योहार हैं ये, इन त्योहारों को मनाएंगे तो इसके इतिहास की बात करेंगे, इसके अतीत की बात करेंगे। ये सारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन रहा। तो ये हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में केवल बेटा और बेटे के साथ 50 सैनिक भी मारे गए। अब एक इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, वो कहते हैं कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से, इस आक्रमण से जो साहस और जो चतुराई मराठा वीरों ने दिखाई, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान पूरे देश और दुनिया में बहुत बड़ी तरह से बढ़ गया। और वो आगे लिखते हैं कि मुगल सैनिक, मुगल बुद्धिजीवी, मुगल सेना बार बार ये बात करती थी कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज कोई शैतान का अवतार है और इसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो आज के लिए यहीं विराम करते हैं, फिर बाद में और बातचीत करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों की। मैं अब कमेंट्स ऑन करता हूं, मैंने ऑफ किए हुए थे क्योंकि आप में से जो कुछ भाई कुछ पूछना चाहते हैं या अपने विचार रखना चाहते हैं तो विचार दे दीजिए। और आपको अच्छा लगा हो तो इसलिए नहीं कि मुझे कोई अपने आप को शेयर करवाना है, देखिए मुझे बिल्कुल वो विषय नहीं है कि आप इसको शेयर करें। आप, ये कंटेंट कॉपीराइट फ्री है, इस कंटेंट को आप प्रयोग करें, आप बोलें, आप लिखें, आप बताएं। और आप इसको शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी कीजिए इसको, इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए, अपने जो जानकार हैं उनको बताइए। आपने तो सुन लिया आपके घर में, यदि आपने अपने बच्चों के साथ इसको नहीं सुना तो आप अपने बच्चों के साथ इसको जरूर सुनिए। देखिए मैं कोई इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो मिला, मैं पिछले 2 साल से लगातार पढ़ रहा हूं। और 2 साल से लगातार पढ़ने के बाद जो मैं चिंतन मनन मंथन कर पाया, उसके बाद मैं वो विचार आपके सामने रख रहा हूं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र अद्भुत है। मेरा आगे मन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर तो हमें एक श्रृंखला चलानी चाहिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जन जागरण के व्याख्यान चलने चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अभी और बातचीत करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो पहले के एपिसोड नहीं देखे, अफजल खान का वध कैसे हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला कैसे जीता, तो मेरे फेसबुक के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कल परसों के छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 अप्रैल को पुण्यतिथि थी, तो 3 अप्रैल की रात को 10 बजे मैंने एक लाइव किया था, उसके बाद 4 अप्रैल को लाइव किया, उसके बाद आज 5 अप्रैल है। तो इन तीनों दिनों के एपिसोड आप जरूर देख लीजिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी के बारे में बताते हैं, तो आप इसको शेयर कर दीजिए। आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, आपको कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछेंगे तो अभी 10 मिनट तक हम सवाल जवाब लेते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो तो वो बता सकते हैं, कोई जानकारी ऐसी हो जो मुझे नहीं पता हो तो मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आप वो भी लिखिए, मैं उसको भी अपने जब भी समय मिलेगा मैं उसको बोलता रहूंगा। आपके कमेंट्स मेरे सामने अभी आ रहे हैं। भाई रोहित कुमार जी का कमेंट्स आया है जो ओम कर रहे हैं, ओम रोहित जी। भाई योगाचार्य प्रकाश जी का आया है, उनको भी ओम। योगाचार्य मोहन प्रसाद जी का आया है जो थैंक्स कह रहे हैं, आपका थैंक्स, आपने समय निकालकर मुझे सुना। भाई संजीव कुमार भाटिया जी का भी धन्यवाद। भाई आचार्य अवनीश जी का बहुत धन्यवाद। रवि दत्त जी का धन्यवाद। MKD का बहुत धन्यवाद हमारे भाई आचार्य अवनीश जी। भाई साकेत कुमार, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन संजीवनी मैंने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं हमारी बहन, बहुत एक्टिव रहती हैं। सूरजकांत मंडल जी का भी बहुत धन्यवाद। प्रांजलि न्यू सरकार जी, उनका भी बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रबंधु का। बाजीराव पेशवा, देखिए पेशवा मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद
पेशवाओं ने पूरे मराठा साम्राज्य को बहुत उन्नत शिखर तक लेकर गए। पेशवाओं के बारे में, ये मराठा साम्राज्य के एक तरीके से पहले प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, वो पद होता था। बाद में उन्होंने युद्ध करते हुए राज्य को आगे बढ़ाया। तो पेशवाओं के बारे में, बाजीराव पेशवाओं के बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे। भाई रविंद्र शोराण जी बहुत अच्छी कक्षा चलाते हैं। एक कक्षा को कैसे बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है, ये भाई रविंद्र जी से देख सीखा जा सकता है। 300, 400, 500 व्यक्तियों की कक्षा कैसे चला सकते हैं, वो इनसे सीखा जा सकता है। भाई रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि आज के युवाओं को क्या करना चाहिए ताकि निजामुद्दीन जैसे कांड ना हो। देखिए, कोई एक तरीका ऐसा नहीं है कि निजामुद्दीन जैसे कांड ना हो। इसके लिए हमें चारों ओर से मजबूती करनी पड़ेगी। और सबसे पहली मजबूती है जन जागरूकता की। जन जागरूकता के बाद हमारे देश में कानून व्यवस्थाएं अच्छी हों, हमारे देश में अच्छी सरकार हो, हमारे देश में शिक्षा का स्तर अच्छा हो। तो ये सारी समग्र चीजें हैं, कलेक्टिव चीजें हैं। और निजामुद्दीन में जो हुआ है वो निहायत गलत हुआ है। और मैं ये मानता हूं जिस देश में 25 करोड़ ऐसे, उसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, उसमें जो जिस भी धर्म के लोग ऐसे हैं जो थूकने को अच्छा मानते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वो जो भी हैं, वो जाहिल लोग जिस देश में हैं, उस देश को बाहर के दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। भाई यशपाल सिंह यादव जी, संभाजी राजे के बारे में भी बताऊंगा। संभाजी राजे जिसके बारे में छुपाया गया, संभाजी राजे का जीवन इतना महान रहा है कि उनकी एक एक बोटियां नोची गई, और बोटियां नोचने के बाद भी वो व्यक्ति कभी झुका नहीं, उसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। संभाजी महाराज की जब बात करते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, इतना महान चरित्र उनका रहा है। भाई प्रवीण कुमार जी पूछते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन सी जाति के थे। ये प्रवीण जी अभी कह रहे हैं, मैं इनका कमेंट पढ़ देता हूं कि शिवाजी कौन सी जाति के से थे, औरों की तरह केवल मराठा शब्द कहकर घुमाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जाति एक ही होती है, मानव की जाति। मानव सब एक होते हैं, बाकी तो वर्ण होते हैं, वो काम के अनुसार, पहले कर्म के अनुसार होते थे। और उसके बाद जैसे विदेशी आए तो इन विदेशियों ने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने के बाद जब वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने जातियों के नाम से झगड़े शुरू किए। रामायण चल रही है, रामायण में राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते हैं। भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। तो अपने यहां जाति को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया गया। जातियों के नाम पर बहुत अरब देशों से जो जकात का पैसा आता है, उस जकात के पैसे से सोशल मीडिया में ऐसी आईडी चल रही हैं, ऐसी किताबें छापी जा रही हैं, ऐसी विचारधारा चलाई जा रही है जो इस देश को खंड खंड करके टुकड़ों में तोड़ना चाहती है। और भाई प्रवीण जी का जो सवाल है उसमें उस विचारधारा के षड्यंत्र में उसमें भी आ गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद जाति पाति को नहीं मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जाति प्रथा खूब थी और उस जाति प्रथा की मैं पूरी तरह से आलोचना करता हूं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति कुछ भी हो, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए काम किया और उनके लिए भारतवर्ष राष्ट्र अपनी मां थी। वो किसी विदेशी लोगों के इशारों के ऊपर नाचे नहीं थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं वो कम से कम देश को जातियों में बांटने की बात नहीं कर सकता, और जो जातियों में बांटने की बात करेगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के उसकी रगों में खून नहीं हो सकता, वो किसी न किसी वर्णशंकर की औलाद हो सकता है। भाई आशा देव जी छत्रपति शिवाजी महाराज की जानकारी के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। मुलायम योग प्रकारक गादीपुर से, उनका भी धन्यवाद। टीकाराम जी का भी धन्यवाद। योगाचार्य प्रकाश जी का धन्यवाद। उमाशंकर आर्य जी का धन्यवाद। शंकर नागपुरे जी हमारे सोशल मीडिया के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। पंजाब आरोह जी को भी ओम। रोहित पंसारे जी को भी ओम। देखिए, हमें अभी रोहित पंसारे जी ने एक बात कही है, उससे मैं एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान के अवतार हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए हम जब भगवान राम की बात करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की बात करते हैं, जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, देखिए राम जी को और कृष्ण जी को हमने भगवान और अवतार मान लिया। अब जैसे ही हम किसी व्यक्ति को भगवान या अवतार मानते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि वो हम नहीं बन सकते क्योंकि हम अवतार नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन ऐसा है। देखिए, राम जी और कृष्ण जी से हमने क्यों नहीं सीखा? इसलिए नहीं सीखा कि हमारे मन में एक विचारधारा आ गई कि ये तो भगवान के अवतार थे, हम ऐसे बन ही नहीं सकते क्योंकि ये कुछ और थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन ऐसा हमारे सामने है जिन्होंने सामान्य परिवार में सामान्य परिस्थितियों में जन्म लिया और सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिवार में प्रतिकूलताओं में संघर्षों में जन्म लेकर कोई कैसे महान बन सकता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज बताते हैं। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को अवतार नहीं बनाना, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को महान नहीं बनाना, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की केवल प्रतिमाएं नहीं बनाना, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की चित्र के ऊपर केवल पुष्प नहीं चढ़ाना। चित्र बनाने हैं, प्रतिमाएं भी बनाने हैं, पुष्प भी चढ़ाने हैं, लेकिन भगवान मानकर उनको पूजा नहीं करना। छत्रपति शिवाजी महाराज को हमें अपने भीतर उतारना है, ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेनी है। मेरी बात से कौन कौन सहमत होंगे? हम उनको महापुरुष माने, भगवान की तरह उनको रिस्पेक्ट दें, लेकिन भगवान का अवतार ना माने, क्योंकि अवतार हमने मान लिया तो हम क्या मान लेंगे कि हम छत्रपति नहीं बन सकते। हम क्या कहते हैं कि छत्रपति जैसे साधारण परिवार में जन्म आपका भी हुआ है और आपका उससे अच्छे परिवार में हुआ है तो आप भी छत्रपति बन सकते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में यही विशेषता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम भी यह कर सकते हैं। राम जी का जीवन पढ़ते हैं तो राम जी बनना सबके लिए संभव नहीं हो पाता, कृष्ण जी बनना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। मैं लाला लाजपत राय जी की बात करता हूं। 1910-15 में जब लाला लाजपत राय जी ने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद ये तो भारत की नसें, भारत की रगों में जो लहू है वो उबल नहीं रहा, भारत के युवाओं को प्रेरणा नहीं मिल रही, और उस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज को अंग्रेजों ने दबा दिया है, पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जा रहा, उनके लिए उनके छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी नहीं है, पुस्तकें नहीं है, उनके बारे में कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं है। वहां पर तो है, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने कुछ काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज कि रायगढ़ के किले में जब उन्होंने समाधि देखी तो उस समाधि का कलेक्शन करके 19वीं शताब्दी के शुरू में लोकमान्य तिलक ने उस समाधि का जीर्णोद्धार करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कार्यक्रम करवाने शुरू किए। लोकमान्य तिलक ने यह किया, और लोकमान्य तिलक के साथ साथ लाला लाजपत राय, जो लाल बाल पाल की तीकड़ी जिसको कहा जाता है, उस लाल बाल पाल की टीकड़ी में लाला लाजपत राय जी को कोई पुस्तक लिखनी थी जिससे वो भगत सिंह तैयार कर सकें, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी लिखी, लाला लाजपत राय जी की लिखी। मैंने एक एक शब्द उसका पढ़ा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो लाला लाजपत राय की जीवनी आपको अमेजन के ऊपर मिल जाएगी, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लाला लाजपत राय लिखते हैं, और लाला लाजपत राय यही लिखते हैं कि हर व्यक्ति को, हर युवा को छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनना है। संभाजी महाराज की जीवनी के बारे में शंकर नागपुरे जी कहते हैं कि बताइए, जरूर बताएंगे। पंजाराव सूर्यवंशी जी, रोहित जी, यशपाल जी, विक्रम सैनी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, सुरेश कटकड़े जी, इन सब का भी धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। हिंदू भंवर गर्ग जी, विक्रम सैनी जी, भूपेंद्र सिंह जी, शंकर नागपुरे जी, रोहित पंसारे जी। भाई शंकर नागपुरे जी पूछते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कौन सी एक जीवनी लगी। तो देखिए, आप जीवनी कोई भी पढ़ सकते हैं, सारी जीवनी अच्छी हैं, लेकिन किसी एक जीवनी से समग्र दर्शन नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको समग्रता से पढ़ना है तो फिर आप कई पुस्तकें पढ़िए, और इसके साथ साथ जैसे आपको और बाकी पुस्तकें पढ़नी है तो फिर आपको औरंगजेब की जीवनी भी पढ़ेंगे तो आपको उस समय की परिस्थितियों के बारे में और जानकारी मिलेगी, और उस समय के बारे में समकालीन और जो दूसरी चीजें हैं उनके साथ पढ़ेंगे तो मिलेगी। तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई पुस्तक मिले उसको पढ़ जाइए। आदत ये बनाइए कि जो मिलेगा उसको दोबारा से हमें पढ़ना है। रोहित पंसारे जी लिख रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक रूप के बारे में मुझे अभी और बातचीत करनी है कि किसानों के बारे में वो कैसे थे, उसके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाला लाजपत राय जी ने लिखा है, लोकमान्य तिलक ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवाजी उत्सव बनाए हैं, और महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में बहुत काम किया है और उनकी जीवनी को सामने लाए हैं, उनके बारे में उन्होंने भी पुस्तक लिखी है। मैं आगे उस लेक्चर में उसके बारे में बताने वाला हूं। शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के वंश में क्या संबंध है, शिवाजी महाराज का जन्म कहां हुआ। शिवनेरी के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। और भाई बीरेन पटेल जी उनकी माताजी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उनके जन्म और माताजी के बारे में आप जो परसों मैंने 3 अप्रैल को रात को 10 बजे जो लाइव किया था वो मेरी फेसबुक वॉल पर मिल जाएगा।
वो आप पढ़ लीजिएगा। भाई निरंजन मिश्र जी वो भी लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को बखानो छत्रसाल कहते थे कवि भूषण जी। भाई सागर सेतवाल जी कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सागर जी, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं कि पाठ्य पुस्तकों में ये जरूर पढ़ाना चाहिए। और जब तक हम पाठ्य पुस्तकों में, देखिए पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ाया गया, अंग्रेजों को अपना राज्य बचाना था। छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ाएंगे तो राज्य नहीं बचेगा। अंग्रेजों के एक सेक्रेटरी थे, मैं आपको बताता हूं, एक प्रसंग बताता हूं। वो सेक्रेटरी ये कहते हैं, फिलिप, वो ये कहते हैं कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज 10 साल और जीवित रहते तो अंग्रेज भारत के ऊपर शासन नहीं कर पाते। अब जिन्होंने पाठ्यक्रम बनाया उनको भारत के ऊपर शासन करना है तो शिवाजी को नहीं पढ़ा सकते। शिवाजी को पढ़ाएंगे तो भारत के ऊपर शासन नहीं कर सकते। इसलिए पाठ्यक्रम से छत्रपति शिवाजी महाराज को गायब किया गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को पाठ्यक्रम से गायब कर सकते हैं, हमारे दिल से गायब नहीं कर सकते। हम और आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातचीत करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम वर्कशॉप आयोजित करेंगे कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बनूं। आपने 2 साल पहले देखा होगा कि एक ब्लू व्हेल नाम का गेम आया था। उस ब्लू व्हेल नाम के गेम में एक प्रोग्रामर जो बाहर कहीं किसी दूसरे देश में हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो प्रोग्रामर टेलीफोन पर मैसेज भेज के एक बच्चों को या और बड़ों को के माइंड के ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता था कि उनको कहता था कि पहले कट मारो, फिर छत पर जाओ, फिर छत पर कूद जाओ, जान देने के लिए मजबूर कर देता था। तो दूर से कोई विचारों के माध्यम से यदि जान देने के लिए मजबूर कर सकता है तो हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें युवाओं के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे युवा निकले। तो आज के लाइव को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद रहा आप लोगों के साथ, आपने भी मुझे बहुत ध्यान से सुना। मुझे लगता है 1.5 घंटा हो गया होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो इसको शेयर आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, अपने फेसबुक पर डाल दीजिए, ट्विटर के ऊपर डाल दीजिए। लोगों को ऐसे शब्दों के साथ डालिए कि आप 10 मिनट जरूर सुनिए, आपको अच्छा लगे तो आगे सुनिए, नहीं तो ब्लॉक कर दीजिए। तो इन शब्दों के साथ डालिए ताकि हर व्यक्ति इसको सुने। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।